नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो शायद हम सबके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेने की क्रिया। हम बात करने जा रहे हैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों, शक्ति, स्वास्थ्य और खुशी को आमंत्रण देने की। लेकिन ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारी असली ताकत से मिलवाती है, जो हमारे अंदर ही मौजूद है। सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो आपको किसी भी चीज पर विजयी बना सकती है, तो आपका पहला प्रश्न शायद ये होगा, वो शक्ति मुझे कैसे प्राप्त होगी? यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ये शक्ति आपको प्राप्त नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पहले से ही आपके पास है। हाँ, आपने सही सुना। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज को आपके सामने झुकने पर मजबूर कर सकती है। बस जरूरत है तो इस शक्ति को पहचानने की, समझने की और फिर इसका सही उपयोग करने की। आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे संभव है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं आज की वीडियो में। जब हम अपनी जिंदगी में अधिक शक्ति, स्वास्थ्य और खुशी लाने की बात करते हैं, तो हम असल में अपने आप से कह रहे होते हैं कि हम उस स्थिति को जीना चाहते हैं जिसमें ये सब कुछ नेचुरल रूप से हमारे आधिकारिक बन जाए। यानी जब तक कि ये चीजें हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा ना बन जाएं, तब तक हमें उन्हें जीना है, उन्हें महसूस करना है। अब ये समझने की बारी है कि दुनिया की चीजें हमारे अंदर की शक्ति के लिए जरूरी क्यों हैं। क्योंकि मनुष्य के अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो उसे सब पर राज करने की क्षमता देती है, और ये शक्ति है हमारी सोच, हमारा विश्वास, हमारी प्रेरणा और हमारे सपने। जब हम इस शक्ति को पहचान लेते हैं तो हमें एहसास होता है कि दुनिया सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा नहीं और एक मृत पत्थर नहीं, बल्कि एक जीवित एंटिटी है जो हमारे धड़कते हुए दिलों से बनी है। ये समझ, ये ज्ञान जब तक हम तक पहुंचता है तो हमें एक नए प्रकाश की अनुभूति होती है। हर दिन जब हम इस शक्ति के साथ चलते हैं, हम अपनी गति, अपनी प्रेरणा, अपनी योजनाओं और अपनी समझ को बढ़ाते हैं, और इस प्रोसेस में हम अपने आप को दुनिया के सामने एक नए रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो न सिर्फ अपने सपनों को साकार करता है, बल्कि जीवन को एक गहरा, पूर्ण और स्पष्ट अर्थ देता है। दिमाग का रवैया यानी माइंडसेट हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है। ये न सिर्फ हमारे डिसीजंस, एक्शंस और रिएक्शंस को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे सपनों और लक्ष्यों को हासिल करने की शक्ति को भी नियंत्रित करता है। इसीलिए जब कहा जाता है कि सारी शक्ति, सारी उपलब्धि और सारी संपत्ति का राज हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे सोचने का तरीका ही हमारे जीवन को आकार देता है। सोचिए, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, लेकिन आपका मन ये मानता है कि आप में वो काबिलियत ही नहीं है, या फिर ये कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ खास लोगों के लिए है, तो आप शायद कभी भी अपने सपने की तरफ कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, अगर आप में ये विश्वास है कि आप सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और सफल हो सकते हैं, तो आप अपने दिमाग को नए अवसर देखने के लिए ट्रेन करते हैं और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल लेते हैं। यानी दोस्तों, हम कुछ कर सकते हैं सिर्फ एक हद तक, जिस हद का सीधा संबंध हमारे सेल्फ परसेप्शन से है। अगर हम अपने आप को कॉम्पिटेंट, कैपेबल और वर्दी मानते हैं, तो हम ज्यादा अचीव करने की दिशा में अग्रसर होते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम किसी खास चीज के लायक नहीं हैं, तो हम उस दिशा में कदम बढ़ाते ही नहीं, क्योंकि हम पहले से ही हार मान लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जो हमेशा सोचता है कि मुझसे ये नहीं हो सकता या मैं इस लायक नहीं हूँ, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से काम करेगा। वो व्यक्ति शायद कभी भी खुद को उस सिचुएशन में नहीं देखेगा जहां वो सफल हो, लेकिन वो व्यक्ति जो सोचता है मैं ये कर सकता हूँ या मैं इसमें बेटर हो सकता हूँ, उसका माइंडसेट उसको उसी दिशा में ले जाएगा जहां वो सफल हो सकता है। शक्ति का अधिकार प्राप्त करने का एकमात्र तरीका ये है कि शक्ति के प्रति सचेत बने। यानी
हमें पहले ये समझना होगा कि सारी शक्ति हमारे भीतर से आती है। ये समझ आने पर हम अपने अंदर के रिसोर्सेस को पहचानने लगते हैं और उनका उपयोग अपने लक्ष्यों को पाने के लिए करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लें तो हम किसी भी मुश्किल सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग यानी बहुत सारे लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, लेकिन आप इस डर को जीतना चाहते हैं, तो पहला कदम ये होगा कि आप खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में इमेजिन करें। आपको अपने अंदर ये विश्वास जगाना होगा कि आप ये कर सकते हैं। जब आप ये विश्वास अपने अंदर बैठा लेते हैं, तब आप अपने डर को जीतने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना, अपने आप को बेहतर प्रिपेयर करना। ये सब आपके माइंड सेट पर निर्भर करता है। इस तरह हमारे दिमाग का रवैया, हमारी सोच, हमारा विश्वास और हमारा सेल्फ परसेप्शन ये तय करता है कि हम अपने जीवन में क्या अचीव करेंगे। जब हम ये समझ लेते हैं कि असली शक्ति हमारे अंदर है, तब हम अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कॉन्फिडेंटली बढ़ सकते हैं। हमारे भीतर की दुनिया यानी हमारा मन, विचार और भावनाएं बाहर की दुनिया पर प्रभाव डालती हैं। ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरह है जहां हमारे इंटरनल थॉट्स और इमोशंस हमारे एक्सटर्नल रियलिटी को शेप देते हैं। इस दुनिया को समझना और नियंत्रित करना सीखें तो आपको लगभग हर समस्या का समाधान और हर प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर चीजें जो हम बाहर देखते हैं पहले हमारे अंदर बनती हैं। अंदर की दुनिया जो हमारे मन, विचार और भावनाओं की है, एक ऐसा कंसाइंस है जो हमारे बाहर के जीवन को नियंत्रित करता है। ये कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हमारे विचारों का भार हमारे अनुभवों, व्यवहार और अंततः हमारे अंतर्मन को प्रभावित करता है। इस दुनिया को समझने का मतलब है अपने मन की गहराइयों में प्रवेश करना, अपने विचारों को जानना और अपनी भावनाओं को समझना। जब हम इस अंदर की दुनिया को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीवन को कैसे मोड़ सकते हैं। एक उदाहरण से समझें, अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर से पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है तो उसका व्यवहार और उसके एक्शंस भी उसी तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे। वो दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करेगा, चैलेंजेस को ऑप्टिमिज्म के साथ देखेगा और अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ेगा। ये सब उसके अंदर से आने वाले विचारों का ही परिणाम है। इसी तरह से अगर किसी के अंदर नेगेटिविटी, सेल्फ डाउट या फियर का भाव है तो उसके बाहर की दुनिया भी उसी प्रकार से शेप्ड होगी। वो अपने आसपास की चीजें आसान तौर पर नहीं देखेगा और वो हर मुश्किल को एक अहम भयंकर समस्या बनाएगा। जब हम इस अंदर की दुनिया को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने विचारों को सुधार सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो हम उसके सामने खड़े होकर एक समाधान तलाश सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर का माइंडसेट हमें क्रिएटिव और पॉजिटिव सॉल्यूशंस निकालने में मदद करता है। ये भी याद रखना जरूरी है कि बाहर की दुनिया जो हम देखते हैं वो हमारे अंदर के विचारों का रिफ्लेक्शन है। जो हमारे मन में घटित होता है वही हमें बाहर दिखाई देता है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर के दृष्टिकोण को बदलना सीखें। इस प्रकार अंदर की दुनिया को समझना और नियंत्रित करना हमारे जीवन को एक नई दृष्टिकोण और नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप हमेशा सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या ये मेरे बस का नहीं है, तो आपके ये विचार आपके एक्शंस और परिणाम पर सीधा असर डालेंगे। आप शायद ही कभी उस चीज की ओर कदम बढ़ाएंगे जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते। इसी तरह इसका उल्टा भी सच है। अगर आप सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या मुझ में ये करने की शक्ति है, तो आप उस दिशा में अधिक सक्रिय कदम उठाएंगे और संभावना है कि आप उसमें सफल भी हो जाएंगे। अगर आपके अंदर प्रेम,
खुशी और आशा की भावनाएं हैं तो आपकी बाहरी दुनिया भी इसका प्रतिनिधित्व करेंगी। आपके रिश्ते अधिक संपन्न होंगे, आप जिस वातावरण में काम करते हैं वो अधिक सुखद होगा और आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको अधिक संतुष्टि मिलेगी। इसके विपरीत अगर आपके अंदर गुस्सा, नफरत या असंतुष्टि की भावनाएं हैं तो आपकी बाहरी दुनिया भी कॉन्फ्लिक्ट और नेगेटिविटी से भरी हुई दिखाई देगी। जब आप इस अंदर की दुनिया यानी आपके विचार और भावनाओं को नियंत्रित करने लगते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपके पास अधिकार और शक्ति है अपनी जिंदगी को वैसे बनाने की जैसे आप चाहते हैं। आपकी सोच और भावनाएं ही आपकी किस्मत को आकार देती हैं। इसीलिए अगर आप अपने अंदर की दुनिया को सुधार लेते हैं तो आपकी बाहर की दुनिया भी बदल जाएगी। अंदर और बाहर की दुनिया में हार्मनी से स्वास्थ्य, सुख और सफलताएं मिलती हैं। अगर आप अंदर से सुखी हैं तो वो सुखी होने की स्थिति बाहर भी प्रकट होती है। ये स्वास्थ्य का मूल है। अगर आपके मन में शांति है तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसी तरह अगर आपके अंदर अशांति है तो वो कहीं न कहीं आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति जो रोज मेडिटेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस का अभ्यास करता है वो अपने आप को अंदर से मजबूत और शांत पाता है। इसका सीधा असर उसकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ता है जहां वो अधिक फोकस्ड और प्रोडक्टिव होता है। उसकी पर्सनल रिलेशनशिप्स भी इस वजह से मजबूत होती हैं क्योंकि वो अपने आप से खुश है और ये खुशी वो दूसरों के साथ शेयर करता है। इस तरह हमारे अंदर की दुनिया, हमारे विचार और हमारी भावनाएं हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम इस अंदर की दुनिया को पहचानें, समझें और उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करें ताकि हम बाहर की दुनिया में वो सब कुछ बनाएं जो हम चाहते हैं। तो आइए इस यात्रा पर हम साथ चलें, अपने अंदर की शक्ति को पहचानें, उसे समझें और फिर उसका उपयोग करके दुनिया को अपने अंदर की शक्ति दिखाएं। क्योंकि जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता और यही शक्ति, यही समझ हमें दुनिया में अधिक शक्तिशाली, स्वस्थ और खुशहाल बनाता है। तो दोस्तों, अब आपका ये समझना जरूरी है कि हमारी मुश्किलें जो कभी कभी हमें बहुत बड़ी लगती हैं, ज्यादातर हमारे उलझन भरे विचार और अपने असली हितों के प्रति अज्ञान होने के कारण होती हैं। मतलब जब तक हमें ये पता नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं या हमारी असली जरूरतें क्या है, तब तक हम उलझन में ही रहते हैं। इसीलिए बड़ा काम है कि प्रकृति के उन नियमों को खोजना जिनसे हमें अपने आप को हार्मनी में लाना है, यानी नेचर के साथ ट्यून में रहना है। और यहाँ पर दोस्तों क्लियर थिंकिंग और मोरल विजन यानी स्पष्ट सोच और नैतिक दृष्टि का होना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम अपनी सोच को साफ रखें तो हम अपने आप को और अपने सराउंडिंग्स को बेटर समझ सकेंगे। और जब नैतिक दृष्टि से देखें तो हमें पता चलता है कि हमारा असली हित क्या है और हम किस तरह से अपने एक्शन से पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बात करते हैं सेंसिटिविटी की, मतलब संवेदनशीलता की। संवेदनशीलता एक ऐसी खूबी है जो हमें जिंदगी के हर पहलू को ज्यादा गहराई से समझने की ताकत देती है। जैसे अगर आप एक कविता पढ़ रहे हैं तो आपकी संवेदनशीलता आपको उस कविता के हर एक शब्द, उसके भाव, उसके पीछे की गहराइयों को महसूस करने में मदद करती है। यही संवेदनशीलता जब हम फिल्म्स में देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या किसी चित्र को देखते हैं तो हमें उस कला के एसेंस तक ले जाती है। मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर हैं तो आपकी सेंसिटिविटी आपको उस परफेक्ट मोमेंट को कैप्चर करने की ताकत देती है जो शायद आम आदमी नजरअंदाज कर दे। आपकी इस संवेदनशीलता की वजह से आपकी फोटोज में एक अलग तरह की डेप्थ और मीनिंग होती है जो व्यूअर्स को भी महसूस होती है। उसी तरह यदि आप एक शेफ हैं या खाना बनाने का शौक रखते हैं तो आपकी सेंसिटिविटी आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को, सब्टल फ्लेवर्स को पहचानने में मदद करती है। इसी सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता के चलते आप अपने डिशेस में वो परफेक्शन ला पाते हैं जो औरों को भाती है।
जब हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट और लोगों के प्रति सेंसिटिव होते हैं तो हमारी मॉरल फीलिंग्स और भी शुद्ध और पवित्र बन जाती हैं। हम ज्यादा दयालु बन जाते हैं, दूसरों के दर्द को समझने लगते हैं और उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। जब ये 3 चीजें, कौन सी, क्लैरिटी, रिफाइनमेंट और प्योरिटी, एक साथ आती हैं तो वो एक ऐसे एग्जिस्टेंस को जन्म देती हैं जो सुकून से भरा होता है। ये सुकून या आनंद ही हमें जिंदगी की सबसे बेहतरीन चीजों, चाहे वो आर्ट हो, लिटरेचर हो या हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, को समझने की डेप्थ और एप्रिसिएशन देती हैं। तो दोस्तों, संवेदनशीलता केवल एक शब्द भर नहीं है, बल्कि एक पुल है, एक ब्रिज है जो हमारे इंटरनल वर्ल्ड को हमारे एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस से जोड़ता है, मेकिंग एवरीथिंग वी एक्सपीरियंस रिचर, डीपर एंड मोर मीनिंगफुल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोच ऊर्जा है? दोस्त, एक्टिव थिंकिंग एक्टिव एनर्जी है। जब हम एक पॉइंट पर फोकस करते हैं तो वो सोच एक पावरफुल एनर्जी बन जाती है और ये वही शक्ति है जो सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। वो इस शक्ति को पहचान कर उसका यूज करते हैं, ना कि आत्मत्याग या गरीबी के गुण गाने में। इस शक्ति को प्राप्त करने की क्षमता हमारे अंदर छुपी हुई इनफाइनाइट एनर्जी को पहचानने पर निर्भर करती है। ये एनर्जी हमें कॉन्स्टेंटली क्रिएट और रिक्रिएट करती रहती है और जब भी जरूरत होती है हम इस शक्ति को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सोच एक ऐसी अमूल्य ऊर्जा है जो हमारे अंदर छुपी हुई है। इस ऊर्जा को समझना और सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना हमारे व्यक्तित्व और जीवन में बहुत बड़ा असर डाल सकता है। जब हम एक पॉइंट पर फोकस करते हैं तो हमारे विचार उस दिशा में एकाग्र हो जाते हैं। इस एकाग्रता से पैदा होने वाली ऊर्जा एक शक्ति का स्रोत बन जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य या ड्रीम्स को पाने पर फोकस करता है। उनकी सोच उनके गोल्स के इतने पास होती है कि वो एक प्रकार से उन गोल्स को अपने अंदर ही आकर्षित कर लेते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है। उसने डिसाइड किया कि वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। अब जब वो अपने बिजनेस के गोल्स पर फोकस करेगा तो उसकी सोच एक स्पष्ट और तेज गति से आगे बढ़ने वाली ऊर्जा के रूप में बदल जाएगी। उसके विचार, उसके इरादे और उसकी सोच, ये सब उसे एक ताकतवर एनर्जी देती है जो उसको अपने उद्देश्यों तक पहुंचने में मदद करती है। इस शक्ति को पहचानना हमारे अंदर छुपी इनफाइनाइट एनर्जी को समझने का एक तरीका है। ये एनर्जी हमारी क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करती है। हर बार जब हम किसी नए चैलेंज का सामना करते हैं, हम अपने अंदर से इस शक्ति को निकाल कर उस चैलेंज को ओवरकम करने में सफलता पाते हैं। इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमारे विचार, हमारे इरादे और हमारी सोच को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बनाए रखना जरूरी है। हम जब चाहें इस शक्ति को एक्टिवेट कर सकते हैं, किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। इस तरह से हमारे अंदर छुपी ये इनफाइनाइट एनर्जी हमें एक नई दिशा और ऊंचाइयों की ओर ले जा सकती है। तो हमेशा याद रखें, हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये हमें एम्पावर करती है, हमें गाइड करती है और अल्टीमेटली हमारी जिंदगी को शेप देती है। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल का सामना करें या किसी डिसीजन पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हों, तो याद रखिए, आपकी सोच ही आपको गाइड करेगी, आपका मार्गदर्शन करेगी। इसीलिए इस शक्ति को पहचानने और इसका समझदारी से इस्तेमाल करने में ही हमारी असली सक्सेस है। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि सोच ही हमारे अनुभवों पर गहरा प्रभाव डालती है। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम अपने आप को और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच में रहेंगे तो ये हमारे विकास को सीमित कर देगी। इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाएं ताकि हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। चलिए इस मुद्दे पर कुछ उदाहरण के साथ इसे और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। अगर आप इस इंटरव्यू को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं
जैसे कि मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट हूँ और मुझे इंटरव्यूअर्स को इम्प्रेस करना है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेचुरली बढ़ जाएगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातचीत का तरीका, सब में एक पॉजिटिविटी झलकेगी जो इंटरव्यूअर पर अच्छा इंप्रेशन डालेगी। इस सकारात्मक सोच का नतीजा ये हो सकता है कि आपको वो जॉब मिल जाए। दूसरी तरफ अगर आप नकारात्मक सोच में रहते हैं, जैसे कि मुझे नहीं लगता मैं इस जॉब के लिए सुटेबल हूँ, शायद मुझसे कोई गलती ना हो जाए, तो ये नकारात्मक विचार आपके कॉन्फिडेंस को कम कर देंगे। आप नर्वस हो जाएंगे, शायद सही तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और इसका सीधा असर आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पर पड़ेगा, जिससे आपका सिलेक्शन शायद ना भी हो पाए। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप ज्यादा माफ करने वाले, समझने वाले और प्रेम भरे होते हैं, जो आपके रिलेशनशिप्स को मजबूती देता है। अगर आप हमेशा नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं तो तकरार ज्यादा होगी और रिश्ते कमजोर होंगे। बिल्कुल, पर्सनल रिलेशनशिप्स में सकारात्मक सोच की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर रिश्ता, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार का हो या प्रेम हो, उतार चढ़ाव से गुजरता है, लेकिन इनकी मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि हम इनमें आने वाले उतार चढ़ावों को कैसे हैंडल करते हैं। अगर हम सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो हम अपने रिलेशनशिप्स को और भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। जब आप अपने रिलेशनशिप्स में क्षमा को अपनाते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति की गलतियों को समझ सकते हैं और उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। ये समझ आती है जब आप मान लेते हैं कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता और हर किसी से गलती हो सकती है। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप आसानी से माफ कर देते हैं, जो कि तकरारों को कम करता है और आपके रिलेशनशिप्स को गहरा बनाता है। समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। सकारात्मक सोच आपको संवेदनशील बना देती है, जिसका मतलब है कि आप दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जब आप अपने साथी या दोस्त की भावनाओं और दृष्टिकोण को सच्चे मन से समझने की कोशिश करते हैं तो आप उनकी जरूरतों और चिंताओं को भी बेहतर तौर पर डील करने में सक्षम होते हैं। ये सहायता आपके रिश्ते को मजबूती प्रदान करती है, क्योंकि ये विश्वास और गहराई को आदर्श बनाती है। सकारात्मक सोच आपको ज्यादा प्रेम भरा और देखभाल करने वाला इंसान बना देती है। जब आप सकारात्मक होते हैं तो आप स्वभाव से प्रेम और संवेदनशील बन जाते हैं। आप दूसरों के अच्छे पहलुओं को देखते हैं और उनका सम्मान करते हैं, जो आपके रिलेशनशिप्स में वार्मथ और गहराई लाता है। आप हमेशा दूसरे व्यक्ति को समझने की कोशिश करते हैं और संवेदना से उनका साथ देते हैं। हर रिश्ते में कुछ न कुछ मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन अगर आप सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं तो आप उन मुश्किलों को पार करने के लिए बेहतर तौर पर तैयार होते हैं। मान लीजिए आपके और आपके साथी के बीच में मतभेद हो गया है। अगर आप दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के बजाय फोकस करते हैं कि कैसे स्थिति को सुधारा जा सकता है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ और मजबूती से जुड़ सकते हैं। ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि हमारी सोच का हमारे जीवन के हर पहलू पर गहरा असर होता है। सकारात्मक सोच हमें अपने आप को और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है, जबकि नकारात्मक सोच हमें रोक देती है, हमारे विकास को सीमित कर देती है। इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाएं, ताकि हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। जिंदगी में अक्सर हम किसी न किसी समस्या का सामना करते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक। कभी कभी ये समस्याएं इतनी बड़ी लगती हैं कि हम खुद को असहाय महसूस करते हैं, पर यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि असली ताकत हमारे अंदर ही छिपी हुई है, हमारी सोच और मन की शक्ति में। जब हम किसी स्थिति से दुखी होते हैं या लगता है कि चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही, तो हमारा पहला रिएक्शन होता है शिकायत करना। लेकिन शिकायत से कुछ नहीं बदलता। असल में ये हमारे सोचने की धारा को और भी नेगेटिव बना देती है। इससे बेहतर है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें और समाधान की तरफ कदम बढ़ाएं। शक्ति को प्राप्त करने का मतलब है अपनी सोच को सही दिशा में लगाना,
उदाहरण के तौर पर, अगर आपको अपने करियर में किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो पहले उस समस्या को सकारात्मक नजरिए से देखें। सोचें, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। इस तरह के विचार आपको नए विकल्पों की तरफ ले जाएंगे जो पहले आपको दिखाई नहीं देते थे। हमारे पास अनेक मानसिक संसाधन होते हैं, बुद्धि, समझ, इंट्यूशन और भावनाएं। इनका सही उपयोग हमें किसी भी स्थिति से बाहर आने में मदद कर सकती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके सामने कोई व्यक्तिगत चैलेंज है तो अपने इंट्यूशन का उपयोग करें और सोचें कि किस तरह से इस सिचुएशन को बेहतर बनाया जा सकता है। अपनी बुद्धि और समझ से समस्या का विश्लेषण करें और फिर एक योजना बनाएं। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि कोई भी बदलाव रात भर में नहीं होता। इसमें समय लगता है और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। अपनी सोच को सकारात्मक रखने का अभ्यास करें। हर दिन थोड़ी देर मेडिटेशन या पॉजिटिव अफर्मेशंस का अभ्यास करें। धैर्य रखें और अपने आप पर विश्वास करें। तो यदि आप किसी भी प्रकार की मुश्किल स्थिति में हैं या अपने आप को असमर्थ पाते हैं तो याद रखिए कि असली शक्ति बदलाव लाने की क्षमता आपके भीतर ही है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और देखें कि कैसे आप अपने जीवन को और बेहतर बना रहे हैं। हर क्रिया यानी एक्शन इनिशियली एक कॉन्शियस थॉट यानी जागरूक विचार से शुरू होती है और ये अंततः हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में समा जाती है। लेकिन इस प्रोसेस में अपनी बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस को बनाए रखना होता है। मान लीजिए आपको एक नई स्किल जैसे गिटार बजाना सीखना है। इनिशियली जब आप गिटार सीखना शुरू करते हैं तो हर कॉर्ड, हर नोट को बजाना आपको कॉन्शियसली सोच कर करना पड़ता है। आपको हर मूवमेंट पर ध्यान देना पड़ता है और ये एक डेलिब्रेट यानी जानबूझकर किया गया एक्शन होता है। लेकिन जब आप हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे ये क्रियाएं आपके अवचेतन मन में समा जाती हैं और एक समय फिर ऐसा आता है जब आप बिना सोचे ऑटोमेटिकली कॉर्ड्स चेंज कर लेते हैं। ये है अवचेतन मन की शक्ति जो आपकी प्रैक्टिस और दोहराए गए एक्शंस को अपना लेती है और फिर आपको कॉन्शियसली सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपके हाथ अपने आप चलते हैं। अब इस शक्ति का अनुभव करने पर आपको एक अनोखे स्रोत की पहचान होती है। ये स्रोत है आपका अवचेतन मन। ये अवचेतन मन आपको किसी भी स्थिति का सामना करने की अद्भुत क्षमता देती है। मान लीजिए आप एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गए हैं और आपको लगता है कि बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप पहले से ही पॉजिटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की आदत अपने अवचेतन मन में बसा लें तो आप देखेंगे कि आपके मन से ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस निकलने लगते हैं। ये आपकी अवचेतन शक्ति है जो आपको सक्षम बनाती है आपके सपनों को साकार करने और आपके जीवन को मनचाहे रूप में ढालने के लिए। इसी प्रकार यदि आपने स्वयं को सकारात्मक सोच और मजबूती के साथ तैयार किया है तो जीवन की किसी भी चुनौती या मुश्किल का सामना करने में आपको आसानी होगी। सब कुछ आपके सोचने के तरीके से शुरू होता है। यदि आप हर परिस्थिति को एक शिक्षा का अवसर मानकर चलते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको उन राहों पर ले जाएगा जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में सहायक होंगे। तो याद रखिए, सोच ही सबसे बड़ी शक्ति है। ये आपके विचार या सिर्फ आपके एक्शंस को शेप नहीं देते, बल्कि ये आपके भविष्य को भी आकार देते हैं। इस शक्ति का सही उपयोग करें, अपने विचारों को सकारात्मक रखें और देखें कि कैसे आपका जीवन मनचाहा रूप ले लेता है। इसका ध्यान से इस्तेमाल करें क्योंकि आपके पास जो शक्ति है वो अनमोल है और सही दिशा में इसका उपयोग आपके सपनों को साकार कर सकता है। अब हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपको थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगेगा, लेकिन ये विषय आपके और मेरे जीवन के हर पहलू से जुड़ा है। सोच, ऊर्जा और शक्ति, ये तीन शब्द न सिर्फ हमारे अस्तित्व को ही आसान शब्दों में समझाते हैं, बल्कि ये हमें ये भी बताते हैं कि हम अपने जीवन को किस तरह से आकार दे सकते हैं। सोचो, हर एक विचार जो हमारे मन में आता है वो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आपने सुना होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी कि आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। यह तथ्य इतना गहरा है कि दुनिया के हर धर्म, विज्ञान और दर्शन ने इसका अध्ययन किया है। लेकिन कई बार
हम सिर्फ परिणामों पर ध्यान देते हैं, कारणों को या तो अनदेखा करते हैं या फिर उन्हें गलत समझ लेते हैं। जब हम सोच को ऊर्जा के रूप में मानते हैं तो हमें एक ऐसे फंडामेंटल ट्रुथ का सामना करना पड़ता है जो जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। ये सच है कि हमारे हर एक विचार, हर एक सोच न केवल हमारे इंटरनल वर्ल्ड को शेप देते हैं बल्कि हमारी एक्सटर्नल रियलिटी को भी प्रभावित करते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी कि आप जो सोचते हैं वही आपकी दुनिया बन जाती है। इसका सार ये है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं उसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। सोच को ऊर्जा मानने का मतलब ये है कि हर एक सोच एक तरह की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार सब कुछ, हर एक कण, हर एक विचार ऊर्जा का एक रूप है जो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। इस तरह जब हम किसी सोच को पालते हैं तो हम उसी तरह की फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं जो यूनिवर्स में मौजूद दूसरी एंटिटीज और इवेंट्स को अट्रैक्ट करता है जो इस फ्रीक्वेंसी से मैच करती हैं। जब हम कोई सोच रखते हैं तो हम उस स्पेसिफिक सोच से रिलेटेड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को एमिट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल से क्लोजली रिलेट करता है, जो सजेस्ट करता है कि सिमिलर फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और आउटकम्स को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम उसी तरह की फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे होते हैं। इसी तरह नेगेटिव सोच नेगेटिव एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करती हैं। जब हम किसी भी प्रकार की सोच को अपने मन में स्थापित करते हैं तो हम एक तरह से यूनिवर्स में एक स्पेसिफिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को रिलीज करते हैं। ये विचार कि हर सोच एक यूनिक फ्रीक्वेंसी को एमिट करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मूल सिद्धांत से गहरा संबंध रखता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल का वर्णन करता है जो मानता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी समान वस्तुएं या विचार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस दृष्टिकोण से हमारे द्वारा एमिट की गई हर एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का सीधा असर हमारे अनुभवों और परिणामों पर पड़ता है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, हम पॉजिटिव इंटेंशंस और एक्सपेक्टेशंस के साथ एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को एमिट करते हैं। मान लीजिए अगर आप अपने आप को किसी मुश्किल परिस्थिति में सफल होने की कल्पना करते हैं तो आप उस सफलता से जुड़ी हुई पॉजिटिविटी की फ्रीक्वेंसी को एमिट करते हैं। यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार इस फ्रीक्वेंसी को पहचान लेता है और इससे मिलते जुलते वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज वाले एक्सपीरियंसेस और अपॉर्चुनिटीज को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती हैं जो आपकी सोच से मैच करती हैं, जैसे कि अचानक से एक नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाना या किसी मुश्किल प्रोजेक्ट में आसानी से सफलता मिल जाना। इसी तरह जब हम नेगेटिव सोचते हैं, हम नेगेटिव आउटकम्स और एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप लगातार ये सोचते हैं कि आप किसी काम में असफल होंगे तो आप उस असफलता से जुड़ी हुई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को एमिट करते हैं। यूनिवर्स उसी लॉ के अनुसार आपकी एमिट की गई फ्रीक्वेंसी से मिलते जुलते एक्सपीरियंसेस को आपकी ओर भेजता है, जिससे आपको लगातार असफलता का सामना करना पड़ सकता है। ये आपके द्वारा एमिट की गई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का परिणाम होता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, वे हमारे सोचने, महसूस करने और एक्ट करने के तरीके को प्रभावित करते हैं, जो हमारे अनुभवों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप जैसा देते हैं वही आप पाते हैं। पॉजिटिव सोच से हम अपने आप को एक ऐसी स्थिति में रखते हैं जहां हम ज्यादा अवेयर, ओपन और रिसेप्टिव होते हैं अपॉर्चुनिटीज के प्रति जो हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। वहीं नेगेटिव सोच से हम अपने आप को बंद करते हैं अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की हमारी क्षमताओं में हम कम हो जाते हैं और हम असफलता को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत से लोग इस प्रिंसिपल का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं और अनेक प्रकार की सफलताओं, चाहे वो व्यक्तिगत विकास हो, करियर में उन्नति हो या फिर सामाजिक संबंधों में सुधार हो, को प्राप्त करते हैं।
प्रत्यक्षीकरण और अनुभव इस लॉ की शक्ति को प्रमाणित करते हैं। यदि आप कॉन्शियसली अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं और उसी दिशा में कार्य करते हैं तो आप अपने जीवन में अनेक पॉजिटिव परिवर्तन देख सकते हैं। ये समझना कि हमारी सोच का हमारे जीवन पर इतना गहरा असर पड़ता है हमें एक अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। हम अपनी सोच को सकारात्मक रखकर उसी दिशा में कार्य करते हैं और अपने जीवन को अपने हिसाब से आकार दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आप कंसिस्टेंटली सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो आप अपने आप को सक्सेसफुल सिचुएशंस में विजुअलाइज करते हैं। आप इसेंशियली सक्सेस की फ्रीक्वेंसी को एमिट करते हैं इस समय। ये प्रोसेस चाहे अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली किया गया हो, यूनिवर्स में मौजूद दूसरी एंटिटीज, अपॉर्चुनिटीज और सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करता है जो इस फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं। यही कारण है कि कई बार जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं उन्हें जिंदगी में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और सफलताएं मिलती हैं, क्योंकि वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने आसपास की दुनिया को अपनी सोच की फ्रीक्वेंसी से अलाइन कर रहे होते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च खासकर न्यूरोप्लास्टिसिटी और माइंड बॉडी कनेक्शन के क्षेत्र में ये दिखा चुका है कि हमारी सोच हमारे फिजिकल ब्रेन स्ट्रक्चर और बॉडी फंक्शंस को भी प्रभावित करती है। पॉजिटिव थिंकिंग से सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है जो कि हमें खुश और मोटिवेटेड फील कराता है। इस तरह सोचिए कि ऊर्जा सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड तक सीमित नहीं है, ये हमारे इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रोसेस को भी प्रभावित करती है। सोच को ऊर्जा के रूप में मानना हमें ये समझने में मदद करता है कि हम अपनी सोच के जरिए अपने जीवन के एक्सपीरियंस को किस तरह से शेप दे सकते हैं। जब हम इस वाइब्रेशनल नेचर को पहचान लेते हैं और कॉन्शियसली अपनी सोच की फ्रीक्वेंसीज को मैनेज करना शुरू कर देते हैं तो हम अपने आसपास के जगत को अपने अनुकूल बना सकते हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अधिक सार्थक और पॉजिटिव आउटकम्स ला सकते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग का एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ डिसीजंस, हमारे इंटरैक्शंस और हमारे ओवरऑल लाइफ पाथ को डीपली इन्फ्लुएंस कर सकता है, लीडिंग टू अ मोरल फुलफिल्ड एंड पर्पसफुल एग्जिस्टेंस। इसी समझ का इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के फैसलों, हमारे आसपास के व्यवहार और हमारे पूरे जीवन पाथ को गहराई से प्रभावित कर सकता है, जो हमें एक अधिक संतुष्ट और उद्देश्य से भरे अस्तित्व की ओर ले जाता है। दुनिया के अलग अलग धर्मों की किताबों, साइंस के पेपर्स और दार्शनिक सोच में हमें एक ऊर्जा का आइडिया मिलता है। अलग अलग तरीके से कहा गया हो, पर बेसिक बात यही है कि हमारी सोच हमारी बाहर की दुनिया को प्रभावित करती है। अगर आप इसे एक धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत, क्रिश्चियनिटी में फेथ का कॉन्सेप्ट और बुद्धिज्म में इंटेंशन की शिक्षा सब यही दर्शाते हैं कि हमारे विचार और कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अगर आप इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो न्यूरोसाइंस ये बताता है कि सकारात्मक सोच से हमारे दिमाग में पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामीन का स्त्राव होता है, जो हमें खुश और संतुष्ट महसूस कराता है। ये हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन कनेक्शंस बढ़ाता है। क्वांटम फिजिक्स भी बताता है कि ऑब्जर्वर का विचार प्रक्रिया परिणाम को प्रभावित करता है। अक्सर हम अपने जीवन में होने वाले इवेंट्स को देखते हैं और उनके परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये परिणाम हमारे अपने विचारों का नतीजा है। जैसे अगर हमें किसी काम में असफलता मिलती है तो हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को दोष देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी ऊर्जा उस सफलता के लिए जिम्मेदार थी। इस अंडरस्टैंडिंग का व्यवहारिक उपयोग यही है कि अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक और कंस्ट्रक्टिव बनाए रख सकते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया को भी वही सकारात्मकता और कंस्ट्रक्टिवनेस दे सकते हैं। जैसे अगर आपका गोल है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना, तो आपको न केवल इस दिशा में मेहनत करनी चाहिए बल्कि आपको इस गोल को अचीव करने की सकारात्मक सोच भी रखनी चाहिए। आपकी सोच, आपके विश्वास और आपके एक्सपेक्टेशंस आपको वही परिणाम देंगे जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपकी इंटरनल ऊर्जा आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड को शेप देती है।
इस बात को जब हम और अधिक विस्तार से समझते हैं तो हम पाते हैं कि जब हम अपने विचार को सकारात्मक और निर्माणात्मक बनाए रखते हैं तो ये किस तरह से हमारे चारों तरफ की दुनिया को भी सकारात्मक और निर्माणात्मक बनाता है। मान लीजिए आप एक सफल व्यापारी बनना चाहते हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ मेहनत ही की जाए, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप उस लक्ष्य को पाने के लिए सकारात्मक सोचें भी। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने आप को उस स्थिति में देखते हैं जहां हमारा लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये विजुअलाइजेशन का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम न केवल अपने आप को सफलता के शिखर पर देखते हैं बल्कि उस सफलता को पाने के लिए जरूरी कदम भी उठाते हैं। ये सकारात्मक सोच हमारी ऊर्जा को उस दिशा में ले जाती है जहां हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हमारी सोच, हमारा विश्वास और हमारी अपेक्षाएं ये तय करते हैं कि हम अपने आप से क्या उम्मीद रखते हैं। अगर हम विश्वास रखते हैं कि हम एक सफल व्यापारी बन सकते हैं तो हमारी हर कोशिश इस विश्वास को साकार रूप देने में लग जाती है। इसीलिए सकारात्मक सोच बस एक फील गुड स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें और हमारे इर्द गिर्द के संसार को बदल सकती है। हमारी सोच, हमारा विश्वास और हमारी अपेक्षाएं ये सब मिलकर हमें उस नतीजे पर लाती हैं जो हम चाहते हैं। तो ये सब कुछ हमारे अंदर की ऊर्जा से शुरू होता है जो हमारे बाहर के संसार को आकार देता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि सकारात्मक सोच और निर्माणात्मक विचार ही हमारे चारों तरफ की दुनिया को सकारात्मक और निर्माणात्मक बनाते हैं। इस प्रकार हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे हमारी अपनी सोच का ही एक मुख्य तत्व विद्यमान है। हम अपने विचारों को कॉन्शियसली डायरेक्ट करके अपने जीवन को जो रूप देना चाहते हैं वो रूप दे सकते हैं। ये रियलाइजेशन हमें ये समझने में मदद करेगी कि हम अपने डेस्टिनी के मास्टर हैं और हम अपनी सोच के थ्रू अपने जीवन को जो शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अगर हम धर्म की बात करें तो भगवान और शैतान के बीच का अंतर, या विज्ञान में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा, या फिर दर्शन में अच्छा और बुरा, ये सब हमें ये सिखाते हैं कि हर चीज का एक कारण और एक परिणाम होता है। पर क्या होता अगर इस प्रक्रिया को उल्टा कर दें? अगर हम केवल कारण पर ध्यान दें तो क्या हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? यानी क्या कारण पर ध्यान देकर हम परिणाम को बदल सकते हैं? यही है मास्टर की प्रक्रिया। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच के थ्रू अपने स्वास्थ्य, सौम्यता, प्रचुरता और खुशी को आकर्षित कर सकते हैं। ये अद्भुत है कि कैसे सिर्फ सोचने से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। जीवन एक अभिव्यक्ति है और हमारा काम है खुद को सौम्य और रचनात्मक तरीके से व्यक्त करना। दुख, दर्द, उदासी, बीमारी और गरीबी, ये सब हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम इन सब को अपनी सोच से, अपने विचारों के थ्रू दूर कर सकते हैं। और ये प्रोसेस किसी भी सीमा से परे है। जब आप अपनी सोच को शुद्ध और मजबूत बनाते हैं तो आपको न तो माइक्रोब्स की चिंता करनी पड़ती है और न ही प्रचुरता के नियम को समझने में कठिनाई होती है। आप सीधे आपूर्ति के स्रोत तक पहुंच सकते हैं। भाग्य, सौभाग्य और नसीब, ये सब आपके नियंत्रण में आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक कैप्टन अपने जहाज को नियंत्रित करता है या एक इंजीनियर अपनी ट्रेन को। तो अपनी सोच को सही दिशा में लगाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन बदल जाता है। ये आपके हाथ में है, आपकी सोच में है। तो सोच बदलिए, दुनिया बदलेगी। जब हम मैं सोचता हूँ या मैं जाता हूँ जैसे वाक्य का प्रयोग करते हैं तो हम अपने आप को एक संकेत देते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं या किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ मैं का अर्थ है हमारा असली स्वरूप जो कि आत्मिक है। ये मैं हमें याद दिलाता है कि हम असल में कौन हैं और हमारी असली शक्ति कहाँ है। हम सभी के अंदर एक अद्भुत शक्ति है, सोचने की शक्ति। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इस शक्ति का उपयोग किस तरह से करते हैं। ज्यादातर लोग सोचने की इस शक्ति का उपयोग अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए करते हैं, जो कि मैच्योरिटी की कमी को दर्शाता है। बचपन में हम जिस तरह से सोचते हैं वो अक्सर स्वार्थ पर आधारित होता है।
लेकिन जब एक व्यक्ति का मन मैच्योर होता है तो वो समझ जाता है कि स्वार्थी सोच में हमेशा हार छुपी हुई होती है। ये इसीलिए क्योंकि स्वार्थी विचार हमेशा किसी न किसी रूप में पराजय को आमंत्रित करते हैं। जब बात लेन देन की आती है तो एक प्रशिक्षित या ट्रेन्ड मन ये समझता है कि अच्छा लेन देन वही है जिसमें सबको लाभ हो। यदि हम किसी और की कमजोरी या उनके अनजान होने का या जरूरत का फायदा उठाकर कुछ हासिल करते हैं तो ये फायदा क्षणिक होता है और अंततः हमारे लिए नुकसान का कारण बनता है। ये समझ एक ऐसे व्यक्ति की है जो जानता है कि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम दूसरों के साथ सही और सच्चा व्यवहार करते हैं। सकारात्मक सोच से ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ अच्छी बातों को सोचें और बुराई को इग्नोर करें, बल्कि ये इस बात का ज्ञान भी है कि हमारे विचार हमारे जीवन को किस तरह असर करते हैं। अगर हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो हम अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाते हैं, जो हमें और हमारी समझ को लाभ पहुंचाते हैं। इस मैं को समझना और उसका सही उपयोग करना, यानी कि अपनी सोचने की शक्ति को सही दिशा में लगाना, ये एक ऐसी शक्ति है जो हम सबके पास है। लेकिन इसका सही उपयोग तभी संभव है जब हम अपने विचारों को समझदारी से केंद्रित करते हैं। हर एक विचार जो हम पालते हैं उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक और निर्माणात्मक बनाएं, ताकि हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर सकें। जब हम इस तरह से सोचते हैं तभी हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं और उस अद्भुत शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं जो हमें दी गई है। इस बात को समझना कि मैं क्या है और इसका सही इस्तेमाल करना, ये एक अद्भुत महत्वपूर्ण पहलू है। हमारी सोच और समझ की दृष्टि से मैं यहाँ पर हमारे अस्तित्व, हमारी आत्मा या हमारे इनर सेल्फ की तरफ इशारा करता है। जब हम मैं सोचता हूँ या मैं कुछ कर सकता हूँ कहते हैं तो असल में हम अपने इनर सेल्फ को एक्टिवेट करते हैं। ये मैं ही हमें हमारी असली ताकत और क्षमताओं का एहसास दिलाता है। सोचने की ये अद्भुत शक्ति हम सबके पास है, लेकिन इस शक्ति का सही उपयोग तभी हो सकता है जब हम अपने विचारों को समझदारी से चुनते हैं। हर एक सोच, हर एक विचार जो हमारे मन में आता है उसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे जीवन में नेगेटिविटी भर जाती है। इसी तरह अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम पॉजिटिविटी को आकर्षित करते हैं। यही वजह है कि हमें अपने विचारों को सकारात्मक और निर्माणात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव बनाने की जरूरत है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और निर्माणात्मक बनाते हैं तो हम न सिर्फ अपने लिए अच्छा सोचते हैं बल्कि हमारी आसपास की दुनिया के लिए भी अच्छा सोचते हैं। ये सोच हमें किसी भी मुश्किल को जीतने की शक्ति देता है और हमें उन रास्तों पर ले जाती है जो हमारे और हमारे समाज के हित में होता है। जब हम इस मैं को ठीक से समझ लेते हैं और अपने सोचने की शक्ति का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। हम समझ जाते हैं कि हम असल में क्या हैं और हमारी असली क्षमता क्या है। ये समझ हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करती है और हमें एक सार्थक जीवन जीने की दिशा दिखाती है। सोचने की ये शक्ति, ये मैं, हम सबके पास एक अद्भुत उपहार है। इसका सही इस्तेमाल हमें न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है बल्कि ये हमें एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जो समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर सके, उन्हें भी कुछ दे सके। इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपने विचारों को ध्यान से चुनें, उन्हें सकारात्मक और निर्माणात्मक बनाएं और इस तरह से हम अपने आप को और अपने समाज को एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जाएं। दोस्तों, ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम सब इस यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं और हमारा कल्याण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहली बात ये समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति, हर प्राणी और हर वस्तु ब्रह्मांड का एक अंश है। इसका सीधा मतलब है कि किसी भी एक हिस्से का कल्याण या दुख सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ है।
इसीलिए जब हम किसी और की मदद करते हैं या किसी और का भला सोचते हैं तो असल में हम अपना ही भला कर रहे होते हैं। जब हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो हमें एक विशेष भावना का अनुभव होता है, एकता की भावना। हम सब समझ जाते हैं कि हम अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारा असली मूल स्वभाव एक ही ब्रह्मांड की समानता में बसा हुआ है। इससे हमें दूसरों के साथ एक रिश्ता महसूस होता है और हमारा भविष्य उनके साथ जुड़ा होता है। हम ये समझ जाते हैं कि हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद के कल्याण में योगदान देते हैं। इसी सिद्धांत के अंतर्गत आता है कर्म का सिद्धांत, जिसे आप कर्मा के नाम से भी जानते हैं। जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो इसका असर सीधे या फिर इनडायरेक्ट रूप से हमें भी प्राप्त होता है। ये हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का एक अनुसार है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा हर एक कर्म ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ है और उसका प्रभाव हम पर होता है। इसीलिए जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो असल में हम अपने आप को भी भलाई में लेकर आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत को अपनाने से हमारे अंदर एम्पैथी और कंपैशन का विकास होता है। हम समझ जाते हैं कि किसी भी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के दुख का हमारे साथ एक रिश्ता है। जब हम दूसरों के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर दया और सहानुभूति का भाव होता है। ये हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को और भी गहरा बनाते हैं। जब हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो एक साथ में काम करने का एहसास होता है। हम समझ जाते हैं कि हमारे हर कदम का एक महत्व है, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड के एक तने का हिस्सा बनाता है। इससे हमें एक वास्तविक एकता का अनुभव होता है, जिसमें हर एक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है आत्मसमर्पण। जब हम समझ जाते हैं कि हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, तो हमारा अहंकार कम हो जाता है। हम अपने आप को एक छोटा सा तत्व नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एक अंश समझते हैं। इससे हमारे अंदर आत्मसमर्पण की भावना आती है, जिसमें हम अपने व्यक्तिगत लाभ के बजाय समझ के कल्याण के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से जब हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में एक नई दिशा में बदल जाते हैं। हम अपने व्यवहार में ज्यादा संवेदनशील बनते हैं और समाज के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाते हैं। जो लोग इस सिद्धांत को अच्छे से समझ लेते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, उन्हें कई तरह के फायदे होते हैं। वे व्यर्थ के विचारों और क्रियाओं में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका हर एक कदम, हर एक सोच सीधे तौर पर उनके और समाज के कल्याण से जुड़ा हुआ है। इसीलिए वो एकाग्रता और सजगता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, बिना किसी आवश्यकता से अधिक प्रयास के। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार का बदलाव या कल्याण महसूस नहीं कर पा रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि शायद अभी तक उसने इस दिशा में जरूरी प्रयास ही नहीं किया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करे और मैं जो चाहता हूँ बन सकता हूँ जैसे सकारात्मक विचार को अपने जीवन में उतारे। ये सकारात्मक सोच न सिर्फ हमें मजबूत बनाती है, बल्कि हमें उन उद्देश्यों और लक्ष्यों की ओर भी अग्रसर करती हैं जो हमारे और समाज के हित में है। इस सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए इसका नित्य लगातार अभ्यास करना जरूरी है। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले और दिन भर जितनी बार भी संभव हो इस विचार को दोहराएं। इस अभ्यास को इतना दोहराएं कि ये आपका स्वभाव या आदत बन जाए। जब आप इस प्रकार की सकारात्मक सोच को अपने जीवन में उतारते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, तो आप अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप अपने उद्देश्यों और सपनों को साकार करने की शक्ति रखते हैं। और जब आपके उद्देश्य ब्रह्मांड की सृजनात्मकता के अनुकूल होते हैं, तो आप अजेय बन जाते हैं, यानी कि आपको अपने मार्ग में कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। इस प्रकार सकारात्मक सोच और लगातार अभ्यास से आप अपने जीवन को और भी अधिक समृद्ध और सार्थक बना सकते हैं।
विचार और भावनाओं का यह समन्वय जिसे आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक बहुत ही गहरी बात से जुड़ा हुआ विषय है जो हमारे आसपास के यूनिवर्स और उसके काम करने के तरीके को समझने में मदद करता है। पहली बात तो ये है कि विचार एक प्रकार की गति है, एक तरह का वाइब्रेशन, जैसे कि प्रकाश या बिजली। ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन के थ्रू मूव करते हैं, यानी कि हर एक विचार एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर विभाजित होता है और यूनिवर्स में एक स्पेसिफिक तरह का प्रभाव डालता है। जब हम विचारों को प्रेम और भावनाओं के साथ जोड़ते हैं तो हम उसे एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये प्रेम का नियम है जो कहता है कि प्रेम और भावनाओं से जुड़ा हुआ हर विचार ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। इस तरह के विचार ज्यादा सकारात्मक परिणाम लाते हैं और विकास के नियम से, यानी कि एवोल्यूशन या ग्रोथ के प्रोसेस से, उन्हें रूप और अभिव्यक्ति देते हैं। प्रेम का नियम ये कहता है कि जब कोई विचार प्रेम और भावनाओं से जुड़ जाता है तो वो विचार एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच जाता है। ये प्रेम और भावनाएं उस विचार को एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे सोचो कि जब हम किसी को प्यार करते हैं या किसी के प्रति गहरी भावनाएं रखते हैं तो हम उनके लिए जो भी करते हैं उसमें हम अपनी पूरी शक्ति और समर्पण दिखाते हैं। इसी तरह जब हम अपने विचारों को प्रेम और भावनाओं से जोड़ते हैं तो वो विचार ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली बन जाते हैं। प्रेम की भावनाओं से भरे विचार ज्यादा सकारात्मक होते हैं। ये विचार हमारी सोच को और हमारे एक्शंस को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं। जैसे कि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है पॉजिटिविटी, इसी तरह के विचार और भी अधिक पॉजिटिव आउटकम्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट करता है। जब हम अपने विचारों को प्रेम और भावनाओं से जोड़ते हैं तो ये विचार विकास के नियम यानी एवोल्यूशन या ग्रोथ के प्रोसेस से गुजरते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे विचार इवॉल्व होते हैं, ग्रो करते हैं और अंत में एक रूप और अभिव्यक्ति को प्राप्त करते हैं। ये रूप और अभिव्यक्ति किसी प्रोजेक्ट की सक्सेस हो सकती है, किसी रिश्ते में सुधार या फिर किसी पर्सनल गोल में सफलता। तो अब आप ये सोचेंगे कि हम अपने विचारों को प्रेम और भावनाओं के साथ कैसे जोड़ें। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने विचारों को पहचानना होगा और उन्हें पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी होगी। फिर हमें उन विचारों में अपनी गहरी भावनाओं और प्रेम को शामिल करना होगा। ये प्रेम अपने आप से भी हो सकता है, अपने गोल से, या फिर जिन लोगों या चीजों के बारे में हम सोच रहे होते हैं उनसे भी। जब हम इस तरह से अपने विचारों को नर्चर करते हैं तो हम उन्हें सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं जो उन्हें और भी अधिक पावरफुल बना देता है। इस तरह प्रेम और भावनाओं के कारण हम अपने विचारों को एक नई शक्ति दे सकते हैं जो हमें अपने जीवन में और भी अधिक सकारात्मक और मीनिंगफुल परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगा। ये सब कुछ आखिर में आध्यात्मिक मैं से आता है। ये मैं हमारी आत्मा है जो कि सृजनात्मक है और दिव्य गुणों का भंडार है। जब हम इस मैं से जुड़ते हैं और इसके द्वारा बहुत विचारों को जन्म देते हैं तब हम अपने विचारों को एक दिव्य, आध्यात्मिक और सृजनात्मक स्वभाव प्रदान करते हैं। शक्ति, समृद्धि या किसी भी रचनात्मक उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए हमें अपनी भावनाओं को जागृत करना पड़ता है ताकि विचार रूप ले सके। ये एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है जिसमें हमें विश्वास, साहस और भावनाओं को विकसित करना होता है जो आखिर में हमें हमारे उद्देश्य को सिद्ध करता है। ये सब कुछ व्यायाम या अभ्यास द्वारा भी संभव है। मानसिक शक्ति का विकास भी बिल्कुल शारीरिक शक्ति की तरह होता है, व्यायाम के द्वारा। जब हम एक विचार को बार बार सोचते हैं तो पहली बार हो सकता है कि ये मुश्किल लगे, लेकिन धीरे धीरे ये आसान हो जाता है और अंत में एक मानसिक आदत बन जाती है। जब हम इस आदत को निरंतर दोहराते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। इस प्रकार हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं, संदेह को दूर कर सकते हैं और अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास कर सकते हैं। जिस तरह से हम जिम जाकर या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करके अपने मसल्स को मजबूत करते हैं, उसी तरह से हम मानसिक एक्सरसाइजेस के द्वारा अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को भी डेवलप कर सकते हैं। ये व्यायाम मन की एकाग्रता,
ध्यान और पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ावा देने वाली एक्टिविटीज हो सकती हैं। हाँ, एक ही विचार को बार बार सोचना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल आपको जरूर लगेगा, लेकिन नया विचार या दृष्टिकोण अपनाना हमारे लिए अस्वाभाविक हो सकता है। जैसे जैसे हम इस विचार को बार बार दोहराते हैं, ये हमारे लिए आसान होती चली जाती है। ये प्रोसेस ठीक वैसे ही है जैसे किसी नई स्किल को सीखने में टाइम लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ वो स्किल हमारे लिए नेचुरल पार्ट बन जाती है। जब एक विचार बार बार दोहराया जाता है तो अंततः यह एक मानसिक आदत में बदल जाती है। ये आदत हमारी दैनिक जिंदगी में हमारे फैसलों और कामों को प्रभावित करने लगती है। फिर हमें कॉन्शियसली इसके बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स की तरह होता है, जैसे ड्राइविंग करते समय हम ऑटोमेटिकली गियर बदलते हैं या ब्रेक लगाते हैं। जब हम अपने विचारों को बार बार सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो धीरे धीरे नेगेटिविटी और संदेह का स्थान कौन ले लेता है? विश्वास और आशाएं ले लेती हैं। ये प्रोसेस हमें अपने गोल्स और सपनों के प्रति अधिक कमिटेड बनाती हैं और हमारे अंदर एक दृढ़ विश्वास जगाती हैं कि हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये अभ्यास या व्यायाम न सिर्फ हमारे विचारों को सकारात्मक बनाता है, बल्कि ये हमारे पुराने पैटर्न्स को तोड़ने में भी मदद करता है, जैसे कि आत्मसंदेह या प्रोक्रेस्टिनेशन। जब हम अपने आप को बार बार एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव मैसेज देते हैं तो हम अपने आप को एक नए तरीके से देखने लगते हैं। ये नया दृष्टिकोण हमें नए अवसर देखने की क्षमता देता है और हमारी समस्याओं को हल करने का अप्रोच भी बदल देता है। इस प्रकार व्यायाम या अभ्यास द्वारा मानसिक शक्ति का विकास करना एक पॉजिटिव टूल है जो हमें अपने जीवन को सकारात्मक और अर्थपूर्ण तरीके से जीने की शक्ति प्रदान करता है। ये हमारे सोचने के तरीके को भी बदल सकता है, हमारे इनर स्ट्रेंथ को बदल सकता है और अंत में हमारे जीवन के आउटकम्स को भी। इस तरह विचार और भावनाओं का यह समन्वय हमें एक ऐसे स्थल पर ले जाता है जहां हम अपने जीवन को और अधिक सकारात्मक और अर्थपूर्ण तरीके से जीने की क्षमता रखते हैं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि हमारा 90% मानसिक जीवन सबकॉन्शियस है। इसका अर्थ है कि जो लोग मानसिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते वो अपने जीवन को बहुत ही सीमित हद तक सिमट लेते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो हमारे कॉन्शियस माइंड के नीचे काम करता है। मतलब जब हम सोचते हैं, प्लान करते हैं या किसी प्रॉब्लम को कॉन्शियसली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये सब कॉन्शियस माइंड का काम होता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के बैकग्राउंड में चलता रहता है। ये हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी सिखाई हुई बातें, हमारे बिलीफ और वैल्यूज को स्टोर करता है। सोचिए, अगर 90% हमारा माइंड सबकॉन्शियस है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जीवन के ज्यादातर डिसीजंस, रिएक्शंस और इमोशंस एक्चुअली कॉन्शियसली नहीं बल्कि सबकॉन्शियसली होते हैं। मतलब कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक से समझ लें और उसे अपने फेवर में यूज करना शुरू कर दें तो हम अपने जीवन को बहुत ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। अब बात आती है कि क्यों जरूरी है इस शक्ति का इस्तेमाल करना। सोचिए, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लें तो आप अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। अक्सर लोग अपने सबकॉन्शियस बिलीफ की वजह से अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। उनको लगता है कि वो कुछ खास नहीं कर सकते, या उनमें वो टैलेंट ही नहीं है, या फिर वो डिजर्व ही नहीं करते। लेकिन ये सब एक्चुअली उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उन्हें सिखाया है, उनके पिछले अनुभवों और परवरिश के आधार पर। तो सवाल ये है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही इस्तेमाल कैसे करें? इसका जवाब है रिपीटिशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन टेक्निक से। जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन टेक्निक से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए पॉजिटिव बिलीफ सिखा सकते हैं। इससे हम अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं और अपने जीवन को वो दिशा दे सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही इस्तेमाल करें तो हम अपने जीवन को बहुत ज्यादा एनरिच कर सकते हैं।
इसके लिए जरूरी है कि हम इसके पावर को पहचानें और इसे अपने फेवर में यूज करें। आपका अवचेतन विश्वास आपके लिए किसी भी समस्या का हल निकाल सकती है, अगर हमें पता हो कि इसे कैसे नियंत्रित करना है, इसकी शक्ति को समझना और इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। ये हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। सोचिए, अगर आप एक सुपर कंप्यूटर के ओनर हो जो आपके सही इंस्ट्रक्शंस को बिना किसी डिले के एग्जीक्यूट करता है, तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे कैसे? सबकॉन्शियस माइंड एग्जैक्टली वो सुपर कंप्यूटर है। ये एक सुपर पावरफुल टूल है जो हमारे लिए 24/7 काम करता है। अब ये समझना जरूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों। ये हर समय हमारे एक्सपीरियंसेस, बिलीफ्स और इमोशंस को प्रोसेस करता रहता है। लेकिन सवाल फिर यहाँ ये है कि हम इस प्रोसेस को बस ऐसे ही चलते रहने दें या फिर कॉन्शियसली इसको अपने कंट्रोल में लेकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। जब हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं तो कॉन्शियसली हम कुछ लिमिट तक ही सोच सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लें तो ये हमें उन सॉल्यूशंस तक पहुंचा सकता है जिन तक पहुंच पाना हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए पॉसिबल ही नहीं, यानी कॉन्शियस माइंड के बूते की बात ही नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेतना से नियंत्रण में लें। ये तभी पॉसिबल है जब हम कॉन्शियसली अपने थॉट्स और इमोशंस को पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने गोल्स, एस्पिरेशंस और डिजायर को क्लियर करते हैं और फिर हमारे सबकॉन्शियस को ये बताते हैं कि हम आखिर चाहते क्या हैं। विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस ये 2 पावरफुल टूल्स हैं जो इस प्रोसेस में हमारी मदद कर सकते हैं। जब हम अपने गोल्स का विजुअलाइजेशन करते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर पिक्चर देते हैं कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस के थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करते हैं कि हम कैपेबल हैं, डिजर्विंग हैं और अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने लाइफ के स्क्रिप्ट को किस तरह से लिखना चाहते हैं। क्या हम बस सर्कमस्टांसेस के फ्लो में बह जाना चाहते हैं या फिर हम एक्टिवली अपनी डेस्टिनी को शेप देना चाहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझकर उसका सही इस्तेमाल करके हम अपने आप को उन हाइट्स तक ले जा सकते हैं जो शायद हमने सोची भी नहीं होंगी। तो ये सवाल कि हम क्या बनना चाहते हैं, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट जो अपने लाइफ के डायरेक्टर हैं या एक पैसिव ऑब्जर्वर जो सिर्फ अपने साथ जो हो रहा है उसको देखते रहते हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करते हैं इस पर निर्भर करता है। हमारे पास ये पावर है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने ड्रीम्स और गोल्स की अचीवमेंट के लिए ट्यून करें और फिर देखें कि कैसे हमारे लाइफ का लैंडस्केप चेंज होता है। देखिए, ये बात तो सब मानते हैं कि मन हमारे शरीर और जीवन पर गहरा असर डालता है, लेकिन ये कैसे होता है ये समझना थोड़ा कठिन है। मन हमारे शरीर के हर हिस्से में है। इसका मतलब ये है कि हमारे हर फिजिकल एक्शन, हर सोच, हर भावना, इन सब को हमारा मन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। हमारे शरीर और मन का संबंध बहुत ही गहरा है। अक्सर कहा जाता है कि जैसा मन वैसा शरीर, यानी कि अगर आपका मन पॉजिटिव है तो फिजिकली भी आप हेल्दी फील करेंगे। अगर मन में नेगेटिविटी है तो आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ेगा। इसका एक उदाहरण स्ट्रेस है। स्ट्रेस डायरेक्टली हमारे माइंड से रिलेटेड है, लेकिन इसका असर हमारे फिजिकल हेल्थ पर भी होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ना, डाइजेशन प्रॉब्लम्स होना, एटसेट्रा। ये समझना कि मन को कैसे नियंत्रित या प्रभावित किया जा सकता है, इसके लिए पहले हमें अपने मन के उस हिस्से को समझना होगा जो हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालता है। ये हिस्सा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब तक ये तो आप समझ ही गए होंगे कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे मन का वो हिस्सा है जो हमारे थॉट्स और एक्शन से बहुत बड़ा है और हमारे बिलीफ, हैबिट्स और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है।
सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने के लिए हमें पहले अपने कॉन्शियस माइंड से इस तक पहुंचने का रास्ता बनाना होगा। इसके लिए मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस जैसी टेक्निक्स काफी हेल्पफुल होती हैं। जब हम इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम डायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट कर पाते हैं और वहां पर पॉजिटिव चेंजेस लाने की पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं। ये समझना कि मन को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये एक दिन में नहीं हो जाता। रेगुलर प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ आप अपने मन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उसे अपने जीवन में सकारात्मक रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे। मन जो हमारे शरीर में व्याप्त है वो काफी हद तक हमारी आनुवांशिकता का परिणाम है। इस तथ्य को समझने से हमें ये क्षमता मिलती है कि जब किसी अशुभ व्यक्तित्व का लक्षण प्रकट होता है तो हम अपनी आधिकारिकता का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा मन हमारे शरीर के हर हिस्से में घूमता फिरता है और उसका असर हमारे व्यवहार, स्वास्थ्य और जीवन पर होता है। इसीलिए अगर हम अपने जीवन को बेहतर बनाने का इरादा रखते हैं तो हमें अपने मन को समझना और नियंत्रित करना होगा। हमने देखा कि हमारा मन आनुवांशिकता का भी परिणाम है, यानी कि हमारे पूर्वजों से हमारे मन में कई तरह के संस्कारों का आगमन होता है। हम अपने परिवार, समाज और संसार को जो भी वातावरण महसूस कराते हैं वो सब हमारे मन को प्रभावित करता है। मन को नियंत्रित करने में एक और जरूरी तथ्य है गतिशील जीव शक्तियों का असर। हमारे मन पर काफी चीजें असर डालती हैं, व्यक्ति का स्वभाव, वातावरण और हमारा व्यवहार। ये सब हमारे मन को आकार देते हैं और हमारी सोच पर बड़ा असर डालते हैं। इन सब के बीच मन को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण कला है। हमारा दृष्टिकोण, विचार और आचरण में सुधार कर हम अपने मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। ये समझना भी जरूरी है कि हमारे मन का हर हिस्सा जरूरी है और उसका सही इस्तेमाल हमें एक सुदृढ़ और खुशहाल जीवन की ओर ले जा सकता है। आपका ये समझना जरूरी है कि हाँ, हमारी जेनेटिक मेकअप हमें कुछ प्री डिस्पोजिशंस देती हैं। ये हमारे स्वभाव, प्रवृत्तियों और कई बार हमारी प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब बात करते हैं घर की। घर यानी कि हमारा पारिवारिक वातावरण हमारे मन को सबसे ज्यादा आकार देने वाला कारक है। बचपन से ही हम जो देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं वो सब हमारे मन में गहराई से बस जाता है। ये अनुभव हमारे विचारों, व्यवहार और सोचने के तरीके को आकार देते हैं। आगे बढ़ते हैं व्यवसाय की तरफ। हमारा प्रोफेशन या जॉब भी हमारे विचारों और मन को प्रभावित करते हैं। अलग अलग तरह की चुनौतियां, परिस्थितियां, सोचने के तरीके और स्किल्स रिक्वायर करते हैं। इसके थ्रू हम अपने नए विचार, दृष्टिकोण और समझ को बनाते हैं जो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। और ये सब आता है हमारे प्रोफेशन से। और फिर आता है हमारा सामाजिक वातावरण। ये वो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हम जीते हैं। हमारी संस्कृति, समाज के नॉर्म्स और हमारे आसपास के लोग भी हमारे विचारों और मन को गहराई से प्रभावित करते हैं। ये प्रभाव इतना गहरा होता है कि कई बार हम बिना सोचे समझे ही सर्टेन बिहेवियर्स और बिलीफ्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। ये सब मिलके एक ऐसा यूनिक ब्लेंड बना देते हैं जो हमारे मन का निर्माण करता है। ये केवल हमारे जेनेटिक मेकअप से नहीं बल्कि हमारे घर, प्रोफेशन और सामाजिक इंटरैक्शन से भी शेप्ड होता है। इस मिश्रण में अनेक पीढ़ियों के विपरीत चिंतन, विचार और समान सोच का भंडार होता है। यानी कि हमारे मन में न सिर्फ हमारे अपने एक्सपीरियंसेस का बल्कि हमारे पूर्वजों और हमारे समाज के अनुभवों का भी एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम अपने मन को समझने और उस पर काम करने की कोशिश करते हैं तो हमें इन सभी फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। हमारा मन एक मल्टी डायमेंशनल एंटिटी है जो कई सोर्सेस से इन्फ्लुएंस होता है। इसीलिए जब हम अपने विचारों को आकार देते हैं या जब हम अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो इन सभी डायमेंशंस को कंसिडर करना हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ये समझना कि हमारा मन कैसे काम करता है और ये कैसे डिफरेंट सोर्सेस से इन्फ्लुएंस्ड होता है हमें अपने आप को और भी बेटर तरीके से समझने में मदद करता है। और जब हम
खुद को समझते हैं तो हम अपने जीवन को और भी बेटर डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। इसमें से बहुत कुछ हमें दूसरे लोगों से मिला है। राय, सुझाव या कथनों के परिणाम स्वरूप बहुत कुछ हमारे खुद के विचारों का भी परिणाम है, लेकिन लगभग सब कुछ इतना ही है कि इस पर बहुत कम या कोई भी जांच या विचार ना किया गया हो। दोस्तों, सोचिए अगर हम अपना एक सपनों का घर बनाने जा रहे होते तो कैसा अप्रोच रखते, हर एक छोटी बड़ी डिटेल पर ध्यान देते है ना? वही डिटेल, वही मेहनत और वही ध्यान जब बात आती है अपने मानसिक घर यानी कि हमारे विचारों का घर बनाने की, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। आइए थोड़ा और गौर से सोचें। जब हम अपने लिए एक घर बनवा रहे होते हैं तो हम सब कुछ डिजाइन से लेकर मटेरियल तक सब पर बारीकी से विचार करते हैं। ये दीवार यहाँ होनी चाहिए, इस रंग की होनी चाहिए, किचन ऐसा बना होना चाहिए, हर एक चीज का ख्याल रखते हैं। मटेरियल का सिलेक्शन भी हम बेस्ट की तलाश में करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि घर की मजबूती, उसकी खूबसूरती, उसका आराम सब कुछ इन्हीं मटेरियल्स पर निर्भर करता है। लेकिन जब बात हमारे विचारों का घर यानी कि हमारे मानसिक घर बनाने की हो तो हम इतने कॉन्शियस क्यों नहीं होते? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? हमारी जिंदगी की संभावनाएं, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे रिलेशनशिप्स, असल में हमारी पूरी खुशियां सब कुछ इस मानसिक घर पर निर्भर करती हैं। फिर भी हम इसके निर्माण में ना किसी तरह का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही उतना सोच विचार करते हैं। जरा सोचिए, अगर हम अपने मानसिक घर में नेगेटिव थॉट्स, फियर, डाउट जैसे नीचे दर्जे के मटेरियल यूज करेंगे तो हमारा मानसिक घर कैसा होगा? कमजोर ना। इसी तरह अगर हम पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस और लव जैसे हाई क्वालिटी मटेरियल से अपने मानसिक घर को बनाएं तो उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर कैसा होगा? मजबूत और खुशहाल। सही बात है ना? तो ये समय है कि हम अपने मानसिक घर के निर्माण में भी उतनी ही सिंसियरिटी और डेडिकेशन दिखाएं जितनी कि हम अपने भौतिक घर के लिए दिखाते हैं, क्योंकि एंड में जो मटेरियल हम चूज करते हैं वही हमारे जीवन के एक्सपीरियंस को शेप देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग आवर मेंटल हाउस विद द बेस्ट मटेरियल्स पॉसिबल। कैसा लगा ये विचार? चलिए इस पर अमल करते हैं और देखते हैं कैसे हमारा मानसिक घर हमारे जीवन को नए आयाम तक ले जाता है। इस मटेरियल का चरित्र क्या है? हमने देखा कि ये पिछले समय में जमा किए गए इम्प्रेशंस का परिणाम है जो हमने अपने अवचेतन मानसिकता में स्टोर किया है। अगर ये इम्प्रेशंस डर, चिंता, देखभाल, बेचैनी के रहे हैं और अगर वे निराशा, नकारात्मक, संदेहपूर्ण रहे हैं तो आज हम जो मटेरियल बुन रहे हैं उसका तनाव भी वही नकारात्मक मटेरियल होंगे। ऐसे मटेरियल्स हमारे जीवन में ढेर सारी चिंताएं, बेचैनी और अधिक परिश्रम लाएंगे। हम हमेशा व्यस्त रहेंगे इसे पैचअप करने में और इनसे अपने जीवन को अच्छा बनाने में। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस मटेरियल की जो हम अपने मानसिक घर के निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मटेरियल असल में हमारे पिछले अनुभवों, यादों और सिखाई गई हर बात का मिश्रण होते हैं जो हमने अपने सबकॉन्शियस मानसिकता में जमा कर रखी है। सोचिए, अगर ये इम्प्रेशंस मोस्टली डर, चिंता और निराशा से भरे हुए हैं तो हमारे द्वारा बुना जा रहा मटेरियल कैसा होगा? ये मटेरियल जैसे कि हम देख सकते हैं बहुत ही नकारात्मक होंगे। अगर हम अपने मानसिक घर को ऐसे मटेरियल से बनाते हैं तो नतीजा क्या होगा? हमारा मानसिक घर सड़ा गला और कमजोर होगा। ये घर हमें सुकून नहीं बल्कि अधिक परिश्रम, चिंता और बेचैनी का कारण देगा। हम अपने समय का ज्यादातर हिस्सा इस घर को ठीक करते हुए या इसे थोड़ा भी स्वीकार योग्य बनाने की कोशिश में बिता देंगे। फिर इसका असली संबंध ये नहीं रह जाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने अवचेतन मन में जमा इस नकारात्मक मटेरियल को पहचानना होगा। जब हम इसे पहचानते हैं तभी हम उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। हम अपने मानसिक घर को दोबारा से, इस बार सही सकारात्मक मटेरियल से बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये सकारात्मक मटेरियल क्या हो सकता है? तो ये है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता, प्रेम,
आत्मविश्वास और ऑप्टिमिज्म यानी आशाएं, ये वो ब्रिक्स हैं जो हमारे मानसिक घर को मजबूत, खूबसूरत और आरामदायक बनाएंगी। जब हम अपने अवचेतन मानसिकता में इन सकारात्मक इंप्रेशंस को भरने लगते हैं तो हमारे व्यवहार, हमारी सोच और अल्टीमेटली हमारी जिंदगी बदलने लगती है। ये प्रोसेस भी रात भर में नहीं हो जाता, इसमें भी समय लगता है। लेकिन जब हम इस दिशा में काम करते हैं तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारे मानसिक घर की मजबूती और सुंदरता में कैसे सुधार होता है। और जब हमारा मानसिक घर मजबूत और सकारात्मक होता है तो वो हमें सुकून, खुशी और सफलता की ओर ले जाता है। तो क्यों ना हम आज से ही इस पॉजिटिव चेंज की जर्नी शुरू करें। अपने मानसिक घर को सकारात्मक मटेरियल से भरने का प्रयास करें और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि हमने अपने मानसिक घर का निर्माण करने के लिए सिर्फ साहसिक, आशावादी और सकारात्मक मटेरियल को चुना है। हमने हर एक नकारात्मक विचार को जो हमारे रास्ते में आया उसको कबाड़ के ढेर पर फेंक दिया है। मतलब हमें उनसे कोई नाता नहीं है, उनकी पहचान से इनकार कर दिया है हमने। तो इसका क्या नतीजा होगा? जब हम अपने मानसिक घर को ऐसे सकारात्मक विचारों से भर देते हैं तो हम एक ऐसे स्थल का निर्माण करते हैं जो सिर्फ शांत, सुंदर और मजबूत है, बल्कि एक ऐसा स्थल जो हमें प्रेरित करता है, जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। ये मानसिक मटेरियल इतना अच्छा होता है कि हम किसी भी रंग का इसमें उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि हम अपने जीवन को जिस तरीके से रंगना चाहें रंग सकते हैं। हम जानते हैं कि जो टेक्सचर है वो मजबूत है, मटेरियल सॉलिड है, ये समय के साथ फेड नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, हमने भविष्य को लेकर कोई डर नहीं रखना, कोई चिंता नहीं। हमारे पास छुपाने के लिए भी कुछ नहीं है, कोई पैचेस नहीं है जो हमें छिपाने हैं। ये सब कुछ इसीलिए संभव हुआ क्योंकि हमने अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखा है। हमने अपने आप को ऐसे पॉजिटिव विचारों से घिरा रखा है जो हमें अपलिफ्ट करते हैं, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसका सीधा असर हमारे व्यवहार पर पड़ता है, हमारे डिसीजंस पर पड़ता है और अल्टीमेटली पूरी जिंदगी बदल देता है। जब हम सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं ना, तो हम अपने आप को एक ऐसे मजबूत प्लेटफॉर्म पर खड़ा करते हैं जहां से हम किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं, बिना डर के, बिना किसी चिंता के। ये प्लेटफॉर्म हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरी कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी देता है। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं तो शुरुआत कीजिए अपने मानसिक मटेरियल को बदलने से। अपने आप को आशावादी विचारों से घेरें, साहसिक बने और देखिए कैसे आपका मानसिक घर, आपका जीवन खिल उठता है, मजबूत बनता है, शांत होता है, प्रेरणादायक बनता है और आपको आगे बढ़ने की नई दिशाएं दिखाता है। इस सकारात्मक निर्माण से आपको अपने भविष्य को लेकर कोई डर या चिंता नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जो फाउंडेशन रखी है, जो आधार बनाया है, जो नींव रखी है, वो इतनी मजबूत है कि किसी भी तूफान या भूकंप का सामना कर सकती है। मतलब जिंदगी की बड़ी से बड़ी चुनौतियों को चुटकी में हल कर सकती है। और यही सकारात्मक सोच आपको जिंदगी में आगे बढ़ने की राह दिखाती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये साइकोलॉजिकल क्लीनलीनेस या मानसिक सफाई का है। ये एक्चुअली बहुत ही सीधा और सिंपल है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही इसमें कोई गुप्त या उलझन भरी बातें हैं। असल में ये इतना साफ सुथरा है कि हर कोई, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, इसको समझ सकता है और अपना सकता है। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना मानसिक सफाई की, तो इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग को, यानी कि अपने मानसिक घर को, उन सभी फालतू और नकारात्मक विचारों से साफ कर रहे हैं जो हमें नीचे की ओर खींचते हैं और हमारे विकास में बाधा डालते हैं। जैसे कि आप अपने घर को रोज साफ करते हैं, है ना, ताकि गंदगी ना जम जाए, वैसे ही हमें अपने मानसिक घर को भी रोज सफाई करने की जरूरत होती है। तो जब हम अपने दिमाग के घर में झाड़ू लगाते हैं ना, तो पता है क्या बाहर निकलता है? चिंता, डर, निराशा और बाकी सभी नकारात्मक भावनाएं। इस मानसिक सफाई के प्रोसेस में हम अपने आप को नैतिक और भौतिक सफाई की तरफ ले जाते हैं। मतलब
जब हमारा मन साफ हो जाता है तो हमारे एक्शंस में भी साफ सुथरे और नैतिक बदलाव आते हैं, और यही चीज हमारी फिजिकल सराउंडिंग्स पर भी लागू होती है। साफ सराउंडिंग, साफ सोच, साफ कर्म, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। जब ये सफाई की प्रक्रिया लगातार की जाती है तो जो मटेरियल बचता है वो बहुत ही शुद्ध और उपयुक्त होता है हमारे आइडियल या ड्रीम को साकार रूप देने के लिए। मतलब जब हम अपने मानसिक घर को उन सभी नकारात्मक विचारों से मुक्त कर देते हैं जो हमें रोक रहे होते हैं, तो हमारे पास एक क्लीन स्लेट होता है। इस क्लीन स्लेट पर हम जो चाहें वो लिख सकते हैं, जो भी आदर्श या सपने हम देखना चाहते हैं, फिर हम उन्हें रियलिटी में बदलने की ताकत ला पाते हैं। ये जो मानसिक सफाई का प्रोसेस होता है ना, ये हमें एम्पावर करता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी सोच को कंट्रोल में रखें, कैसे हम अपने सपनों को साकार करें और कैसे हम अपने आप को एक बेटर इंसान बनाएं। और जब हम इस प्रोसेस को अपनाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी प्रगति सिर्फ पर्सनल लेवल पर ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल और सोशल लेवल पर भी होती है। तो जरूरत बस इतनी सी है कि हम रोज थोड़ा समय अपने मानसिक घर की सफाई में लगाएं, अपने आप को उन सभी चीजों से मुक्त करें जो हमें पीछे खींचते हैं, और अपने आप को उन सभी संभावनाओं के लिए तैयार करें जो आगे हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हमें कांस्टेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ ले जाती है। ये विचार एक प्रतीकात्मक दृष्टांत के रूप में समझा जा सकता है, जहां एक शानदार एस्टेट या संपत्ति को हमारे अपने मनुष्य जीवन से जुड़ी हुई वास्तविक या आध्यात्मिक संपत्ति के रूप में देखा जा सकता है। इस दृष्टांत में शानदार एस्टेट के रूप में, यानी उस संपत्ति के रूप में हमारे पास उपलब्ध अनंत क्षमताओं, अवसर और संसाधनों का प्रतिनिधि है। इसके विशाल एकर्स हमारी अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज को दर्शाता है, भरपूर फासलों से हमारा पोटेंशियल और जो हम अचीव कर सकते हैं। इस घर के पास बहने वाले पानी से अर्थ है हमारे जीवन में कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ और डेवलपमेंट, और सुंदर लकड़ी का अर्थ है हमारी इनर ब्यूटी और स्ट्रेंथ। हमारे मस्तिष्क में हमने जो महल या घर बनाया है जो विशाल और प्रसन्न है, हमारी इनर सेल्फ या आत्मा का प्रतीक है, जिसमें दुर्लभ चित्रों और एक अच्छी तरह से स्टॉक्ड लाइब्रेरी हमारी मेमोरीज, ज्ञान, एक्सपीरियंस और विजडम को दर्शाता है। इस घर की राजसी सुख सुविधाओं का अर्थ है हमारी वेलबींग और कंफर्ट लेवल को सिग्निफाई करना। अब वंशज यानी हम जो इस संपत्ति या एस्टेट का दावा करते हैं को अपने वंशज यानी अपनी ट्रू सेल्फ या अपनी इनर पोटेंशियल को पहचान कर उस पर कब्जा करना है और उसका उपयोग करना है। यहाँ उपयोग का अर्थ है अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीना, अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करना और अपने ड्रीम्स और गोल्स को अचीव करना। यहाँ इन्हें खराब नहीं होने देने से अर्थ है कि हमें अपनी कैपेबिलिटीज और टैलेंट्स को खराब नहीं करना चाहिए या अपने टैलेंट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये दृष्टांत हमें ये सिखाता है कि हमें अपने इनर पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उस पर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए और उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी सकें और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव कर सकें। मन और आत्मा का क्षेत्र यानी हमारे इनर वर्ल्ड में हमारे पास एक अद्भुत और व्यवहारिक शक्ति का एक क्षेत्र है जो कि इसेंशियली हमारा अपना है। आप इस अद्भुत सत्ता के वंशज हैं। आपके पास ये यूनिक अवसर है कि आप अपनी वंशजता का दावा करें, इस अद्भुत धन को अपने अधिकार में लें और इसका उपयोग करें। इस एस्टेट में या संसाधन का इस्तेमाल करने से आपको लाइफ में अनेक तरह की शक्तियां और बेनिफिट्स मिलते हैं। परिस्थितियों पर शक्ति का अर्थ है कि आपके पास अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल करने की शक्ति है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। आपके पास उन्हें शेप देने और उन पर प्रभाव डालने की क्षमता है। स्वास्थ्य, सामंजस्य और समृद्धि, ये सब इस एस्टेट के बैलेंस शीट पर एसेट्स के रूप में आते हैं। ये आपको एक बैलेंस्ड और प्रॉस्पेरस लाइफ जीने की कैपेसिटी देते हैं जिसमें मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ शामिल है। ये एस्टेट यानी संपत्ति आपको स्थिरता और शांति प्रदान करते हैं,
मतलब कि जब आप इस धन का सही उपयोग करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में एक प्रकार की स्टेबिलिटी और पीस अचीव करते हैं जो आपको इंटरनली सेटिस्फाइड रखता है। इस अद्भुत संसाधन को समझने और इसका लाभ उठाने के लिए जो श्रम या एफर्ट आपसे मांगा जाता है वो है सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर काम करना। आप किसी भी प्रकार का फिजिकल सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, इसके बजाय आपको अपनी सीमाओं, गुलामी और कमजोरियों का त्याग करना होगा। मतलब ये कि आपको अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स, सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस और वीकनेसेस को छोड़ना होगा। आखिर में ये संसाधन आपको आत्मसम्मान उड़ाते हैं, यानी ये आपको सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ का अनुभव कराते हैं। ये आपके हाथों में वो चाबी देती है जो आपकी लाइफ में लीडरशिप और अथॉरिटी का पोजीशन देती है, आपको अपनी डेस्टिनी को शेप करने की पावर देती है। तो ये सब मिलके आपको एक पावरफुल रिमाइंडर है कि आपके अंदर एक अनमोल खजाना है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बस आपको इस पोटेंशियल को पहचानने और इसका पूरा उपयोग करने की जरूरत है। इस एस्टेट को प्राप्त करने के लिए 3 प्रक्रियाएं जरूरी हैं। आपको इसे अर्नेस्टली चाहना चाहिए, आपको अपने मन के संसाधन पर अपना दावा करना होगा, उसे नियंत्रित करना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सोचिए, अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास एक ऐसा अद्भुत यंत्र है जो आपको स्वास्थ्य, शक्ति, सफलता और समृद्धि सब कुछ दे सकता है। जी हाँ, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक शाश्वत सत्य है। हम सभी के अंदर एक ऐसा यंत्र है जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदला जा सकता है। इस यंत्र को समझने के लिए पहला कदम है आवश्यकताओं को पहचानना। हर एक जरूरत, हर एक इच्छा एक मांग उत्पन्न करती है और ये मांग क्रिया को जन्म देती है। ये क्रिया फिर परिणाम को जन्म देती है। इस प्रक्रिया का सार ये है कि हमारे आज के कर्म हमारे कल को निर्मित करते हैं। बिल्कुल, जब हम अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर चीज एक क्रिया प्रतिक्रिया की श्रेणी है। ये बात भी हमारे व्यक्तिगत विकास पर लागू होती है। तो चलिए इस विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहली बात, जब हम किसी आवश्यकता या इच्छा को महसूस करते हैं तो एक प्रकार की वो मांग है। मान लो अगर आपके पास कुछ पाने की इच्छा है, चाहे वो आपका मनपसंद खाना हो या फिर जिंदगी में बड़ी सफलता, ये इच्छा एक मांग को जन्म देती है। ये मांग आपको कुछ करने को प्रेरित करती है, कुछ ऐसा जो आपने पहले ना किया हो। अब आप इस मांग को पूरा करने के लिए क्रिया में उतरते हैं, तब आप नए परिणाम की ओर बढ़ते हैं। ये क्रिया कुछ भी हो सकती है, पढ़ाई, मेहनत या किसी और प्रकार की तपस्या। जब आप ये क्रियाएं करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ परिणाम भी मिलता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए कि ये क्रिया और परिणाम का चक्रव्यूह हमारे आज के निर्णयों और कर्मों पर निर्भर करता है। हमारे आज के कर्म ही हमारे कल को निर्मित करते हैं। यदि आज हम सही दिशा में मेहनत करते हैं तो कल हमें सफलता मिल सकती है, और यदि हम आज किसी गलत दिशा में अपनी ऊर्जा लगाते हैं तो कल हमें निराशा हाथ लगेगी। इसीलिए ये समझना इतना जरूरी है कि हम अपनी आवश्यकताओं को कैसे पहचानते हैं और उन्हें कैसे सही दिशा में ले जाते हैं। हर एक इच्छा, हर एक मांग एक अवसर है, एक अवसर अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने सपनों को साकार करने का। और ये सब कुछ शुरू होता है अपनी आवश्यकताओं को पहचानने से। जब हम अपनी सच्ची आवश्यकताओं को समझ लेते हैं तो हमें ये भी समझ आता है कि उन्हें पूरा करने के लिए क्या जरूरी है, और फिर हम अपने कर्मों द्वारा अपने कल को आकार दे सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अपनी आवश्यकताओं को समझें, उन्हें सही दिशा दें और अपने कल को स्वयं निर्मित करें। यही वो यंत्र है जो आपके अंदर है, जो आपको किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकता है। मगर एक महत्वपूर्ण बात, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा विकास दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करके नहीं, बल्कि सबसे अधिक, सबसे अच्छे लोगों के लिए सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। यही नैतिक आधार हमें सफलता की सही दिशा दिखा सकता है। जब हम अपने विकास की बात करते हैं तो ये जरूरी है कि हमारा विकास सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ना हो,
हमारे विकास का मार्ग दूसरों के लिए अधिकारों का सम्मान करते हुए होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी सफलता के लिए दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। हमें ऐसे रास्ते पर चलना चाहिए जहां हमारी सफलता दूसरों के लिए भी लाभदायक हो। दोस्तों, हमारा विकास तभी महत्वपूर्ण होता है जब वो दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो। मान लीजिए, अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो आपका लक्ष्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं हो सकता। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपके बिजनेस से आपके कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज या प्रोडक्ट्स मिले, आपके एम्प्लॉयज को अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिले और आपका समाज भी इससे लाभान्वित हो। इस प्रक्रिया में जब हम दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते बल्कि उनकी भलाई में योगदान देते हैं तो हम नैतिक रूप से मजबूत होते हैं, और ये नैतिक मजबूती हमें अंदर से एक शक्ति प्रदान करती है जो हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने की हिम्मत देती है। हमें लोगों का साथ मिलता है। ये समझ में आता है कि सफलता सिर्फ पैसा कमाना या ऊंचाइयों को छूना नहीं है। सफलता का असली अर्थ है अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाना। जब हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो हमें एक अलग प्रकार की संतुष्टि मिलती है जो किसी भी मटीरियलिस्टिक चीज से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। ये संतुष्टि एक एहसास है कि हमने कुछ ऐसा किया है जो दूसरों के लिए अच्छा है। हमें अंदर से और भी ज्यादा प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, जब भी आप अपने विकास के बारे में सोचें तो याद रखिए कि आपका विकास तभी सार्थक है जब वो सबसे अधिक, सबसे अच्छे लोगों के लिए के सिद्धांत पर आधारित हो। इसी में हमारा असली विकास है और यही हमें सफलता की सही और नैतिक दिशा दिखा सकता है। अब मैं आपको एक मंत्र देती हूँ। उत्साह, इच्छा और अनुकूल संबंध, ये तीनों तत्व अगर सही मायने में अपनाए जाएं तो हम किसी भी रोक टोक का सामना कर सकते हैं। हमारे सबसे बड़े शत्रु हमारे गलत और पक्के विचार हैं। इन विचारों को परिवर्तित करके हम अपने अंदर के यंत्र को सही दिशा दे सकते हैं। बिल्कुल, आइए इस मंत्र को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उत्साह, इच्छा और अनुकूल संबंध, ये तीन शब्द ऐसे हैं जो हमें अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। उत्साह या एंथुजियाज्म वो शक्ति है जो हमें हर सुबह उठने की प्रेरणा देती है। ये हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा भर देती है जिससे हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जब हम किसी भी काम को करने के लिए उत्साहित होते हैं तो हम उस काम में अपना 100% देते हैं। उत्साह हमें सिखाता है कि हर मुसीबत का सामना मुस्कुराहट के साथ किया जा सकता है। इसीलिए अपने अंदर उत्साह को जगाए रखिए, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब इच्छा या डिजायर, ये वो दूसरा कदम है जिसे हम अपने सपनों को साकार करने की दिशा में उठाते हैं। जब तक हमें किसी चीज की सच्ची इच्छा नहीं होगी तब तक हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। इच्छा हमें एक लक्ष्य देती है, एक मकसद देती है जीने का। ये हमें रोज सुबह उठने की एक वजह देती है। लेकिन याद रहे कि इच्छा केवल सपने देखने भर से नहीं, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने से साकार होती है। तीसरा तत्व अनुकूल संबंध या हार्मोनियस रिलेशनशिप्स, ये वो सूत्र है जो हमें समाज और अपने आसपास के लोगों के साथ जोड़ता है। ये हमें सिखाता है कि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, हमें दूसरों की मदद की जरूरत होती है और दूसरों को भी हमारी। जब हम अनुकूल संबंध बनाते हैं तो हम एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जहां सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं। ये संबंध हमें नई ऊर्जा देते हैं और हमारी इच्छाओं को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। आखिर में हमारी सबसे बड़ी शत्रु हमारे गलत और पक्के विचार होते हैं। ये विचार हमें अपने ही बनाए दायरे में बांध कर रखते हैं। इन्हें परिवर्तित करके हम अपने आप को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम सीमाओं से बाहर निकल सकते हैं। हम अपने सोचने के तरीके को बदलकर अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। जब हम अपने गलत विचारों को खुद चुनौती देते हैं तभी हम अपने अंदर के सभी यंत्र को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। तो याद रखिए, उत्साह, इच्छा और अनुकूल संबंध, ये आपका मंत्र हो सकता है सफलता की ओर बढ़ने का।
इन तत्वों को अपने जीवन में उतार कर आप किसी भी रोक टोक का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी के अंदर एक आई है, यानी मैं, जो कि हमारे विचारों का स्रोत है। ये मैं यानी हमारा मन रचनात्मक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विश्व हमारे हिसाब से चलेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें विश्व के साथ एक अनुकूल संबंध स्थापित करना होगा। और जब हम ये कर लेंगे तो फिर कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम अपने अंदर के इस अद्भुत यंत्र को पहचानें, उसका सही उपयोग करें और अपने जीवन को स्वास्थ्य, शक्ति, सफलता और समृद्धि से भर दें। ये हिस्सा आपको सबसे अद्भुत यंत्र के उत्तम समझ प्रदान करेगा जो कभी भी बनाया गया है। एक यंत्र जिसके माध्यम से आप अपने लिए स्वास्थ्य, शक्ति, सफलता, समृद्धि या कोई और स्थिति बना सकते हैं। आवश्यकताएं मांग होती हैं और मांग क्रिया उत्पन्न करती है और क्रिया परिणाम लाती है। विकास की ये प्रक्रिया हमेशा हमारे आने वाले कल को हमारे आज से बना रही है। व्यक्तिगत विकास सामान्य विकास की तरह हमेशा बढ़ती हुई क्षमता और मात्रा के साथ धीरे धीरे होती है। ये जानकारी कि अगर हम दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो हम नैतिक रूप से नकारात्मक बन जाते हैं और रास्ते के हर मोड़ पर उलझ सकते हैं। उत्साह, इच्छा और अनुकूल संबंध बार बार और स्थिर रूप से बनाए रखने से परिणाम मिलते हैं। सबसे बड़ा रोक टोक गलत और पक्के विचारों का होना है। शाश्वत सत्य के साथ मेल जोल रखने के लिए हमें अंदर शांतिपूर्वक होने की आवश्यकता है। बुद्धिमान होने के लिए प्राप्त करने वाले को प्राप्त करने वाले के साथ मेल जोल रखना चाहिए। विचार मन का उत्पाद है और मन रचनात्मक है। यूनिवर्सल माइंड या ब्रह्मांडीय मन एक ऐसी अवधारणा है जो हमें बताती है कि एक ऐसी शक्ति है जो सारी सृष्टि को संचालित करती है और इसमें अनंत संभावनाएं हैं। ये मन इतना विशाल और अद्भुत है कि इसके उपयोगी शक्तियों को समझना और इसके अनंत उत्पादन प्रभावों को पहचानना हमारे लिए कई बार कठिन हो जाता है। इस ब्रह्मांडीय मन में सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि हर स्थिति के हर पदार्थ का भंडार है। तो सवाल उठता है कि हम इसके रूप में भेद कैसे करें और अपनी इच्छित प्रभाव को कैसे प्राप्त करें। सबसे पहले दोस्तों, हमें ब्रह्मांडीय मन की शक्ति और संभावनाओं पर विश्वास करना होगा। ये समझना होगा कि हम सभी इस यूनिवर्सल माइंड का एक हिस्सा हैं और हमारे विचार इससे जुड़ते हैं। ये पहला कदम है। फिर हमें अपने संकल्प को मजबूत करना और अपने ध्यान को केंद्रित करना जरूरी है। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसीलिए संकल्पित विचारों का होना और उन पर ध्यान केंद्रित करना हमें अपनी इच्छित प्रभाव की दिशा में ले जाता है। ब्रह्मांडीय मन से अपनी इच्छित प्रभाव को प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्य का स्पष्ट चित्र अपने मन में बनाकर उसका बार बार चिंतन करना चाहिए। साथ ही सकारात्मक अफर्मेशंस के अभ्यास से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसी दिशा में अलाइन कर सकते हैं। केवल सोच या चाह भर लेने से ही कुछ नहीं होता, हमारे संकल्प को क्रिया में बदलना पड़ता है। यूनिवर्सल माइंड से जुड़े होने का मतलब ये नहीं कि हम कर्महीन हो जाएं, बल्कि ये है कि हम अपने संकल्प को कर्म में परिवर्तित करें। यूनिवर्सल माइंड के साथ हमारा संबंध एक अद्भुत यात्रा का हिस्सा है। ये समझना कि हम इसका एक हिस्सा हैं और इसके अनंत संभावनाओं का लाभ उठा सकते हैं, हमें नए आयाम तक ले जा सकते हैं। इसके लिए हमें अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा और लगातार प्रयास करते रहना होगा। किसी भी इलेक्ट्रीशियन से पूछो कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव क्या होगा और वो जवाब देगा, इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की गति है और इसका प्रभाव उस यंत्र पर निर्भर करता है जिससे ये जोड़ा गया है। इस यंत्र पर निर्भर करेगा कि हमें गर्मी, प्रकाश, शक्ति, संगीत या इस महत्वपूर्ण ऊर्जा को लागू करने वाले अन्य अद्भुत प्रदर्शन मिलेंगे या नहीं। बिल्कुल सही बात है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो ये एक ऐसी ऊर्जा है जो अपने आप में न तो किसी स्पेसिफिक फॉर्म में दिखाई देती है और ना ही इसका सीधा प्रभाव दिखाई देता है। इसका प्रभाव या इससे जो रिजल्ट मिलता है वो एंटायरली डिपेंड करता है उस डिवाइस या मशीन पर जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है।
यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज कैसे किया जाता है ये उस डिवाइस या यंत्र पर निर्भर करता है जिससे ये जोड़ा गया है। इलेक्ट्रिसिटी इसेंशियली एक प्रकार की एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से उत्पन्न होती है। ये फ्लो जब किसी कंडक्टर के थ्रू होता है तब हम उसे डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि लाइट, हीट, मोशन एटसेट्रा। यानी जब हम इलेक्ट्रिसिटी को एक बल्ब से कनेक्ट करते हैं तो इसका प्रभाव रोशनी के रूप में दिखाई देता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर लाइट प्रोवाइड करती है। अगर हम इसी इलेक्ट्रिसिटी को एक हीटर से जोड़ते हैं तो इसका प्रभाव गर्मी के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पर यही इलेक्ट्रिसिटी हीट जनरेट करती है। जब इलेक्ट्रिसिटी को एक फैन से जोड़ा जाता है तो इसका प्रभाव मोशन या गति के रूप में होता है। फैन रोटेट करता है और हवा को मूव करता है तो ये हवा में बदल जाती है। अब इसी इलेक्ट्रिसिटी को जब एक म्यूजिक सिस्टम से जोड़ा जाता है तो इसका प्रभाव साउंड या संगीत के रूप में होता है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी साउंड वेव्स जनरेट करती है जिसे हम सुन सकते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी एक वर्सेटाइल एनर्जी सोर्स है जो अलग अलग यंत्रों के जरिए अलग अलग तरह की यूटिलिटीज प्रोवाइड करती है। इसका प्रभाव यंत्र या डिवाइस पर निर्भर करता है जिससे ये जोड़ा गया है। ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि एक ही सोर्स से मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या रिजल्ट्स प्राप्त किए जा सकते हैं, बस जरूरत है सही एप्लीकेशन की। यही वजह है कि इलेक्ट्रिसिटी को हम मॉडर्न लाइफ का एक एसेंशियल कंपोनेंट मानते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के इस पूरे एनालॉजी को हम विचार के कॉन्टेक्स्ट में समझने का प्रयास करते हैं। विचार भी एक प्रकार की गति है और इसका प्रभाव हमारे मानसिक यंत्र पर निर्भर करता है। हमारा मन एक पावरफुल यंत्र है जो हमारे विचारों, भावनाओं और संकल्पों को धारण करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव से अलग अलग यंत्रों में अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं, वैसे ही हमारे विचारों के प्रभाव से हमारे जीवन में अलग अलग परिणाम मिलते हैं। हमारे विचारों का प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्र में होता है, जैसे कि हमारे व्यवहार, स्वास्थ्य और संबंध। अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हमारा व्यवहार भी सकारात्मक होगा, लेकिन अगर हमारे विचार निराशावादी या नकारात्मक हैं तो व्यवहार भी उसी दिशा का होगा। इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमारे विचार हमारे मानसिक यंत्र को प्रभावित करते हैं, लेकिन इसका असर हमारे बाहर के संसार पर भी होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव हमारे घर के कई क्षेत्रों में महसूस होता है, वैसे ही हमारे सकारात्मक विचार बाहर के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। इसीलिए हमारे विचारों को ध्यान से चुनना और उन्हें सकारात्मक बनाए रखना हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक इम्पॉर्टेंट कदम है। हमारे विचार हमारे मन को प्रभावित करते हैं। जब हम इनको कॉन्शियसली मैनेज करते हैं तो हमारा जीवन भी एक नए रंग में रंगने लगता है। ध्यान या कंसंट्रेशन मनुष्य के मन की शक्तियों को एक खास दिशा में निर्धारित करने का एक जबरदस्त तरीका है। ये एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं एक सिंपल सी एनालॉजी के माध्यम से। सोचिए आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और आप उसे धूप में ले जाते हैं। अगर आप उस लेंस को लगातार हिलाते रहते हैं तो सूर्य की किरणें बिखरी हुई नजर आएंगी और किसी एक बिंदु पर फोकस नहीं होंगी। इस स्थिति में उन किरणों का किसी भी चीज पर कोई खास असर नहीं होता। लेकिन जब आप लेंस को एकदम स्थिर कर देते हैं और सूर्य की किरणें उस लेंस के माध्यम से एक ही बिंदु पर फोकस करती हैं, तो देखते ही देखते उस बिंदु का तापमान इतना बढ़ जाता है कि वहां आग भी लग सकती है। ये बात ध्यान या एकाग्रता के संबंध में भी लागू होती है। जब हम अपने ध्यान को इधर उधर भटकने नहीं देते और इसे एक ही दिशा में एक ही उद्देश्य या लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, तो हमारे मन की शक्तियां उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकत्रित हो जाती हैं, एकाग्र हो जाती हैं। इस एकाग्रता की शक्ति से हम अपने लक्ष्यों को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। हर सफल व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसकी सफलता के पीछे उसका ध्यान या एकाग्रता का बहुत बड़ा हाथ होता है। सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपने ध्यान को सही दिशा में लगाते हैं और अपने उद्देश्यों को साकार करते हैं।
उनका ध्यान बिखरा हुआ नहीं होता। वो अपने सारे मनोबल, शक्ति और रिसोर्सेस को एक ही बिंदु पर केंद्रित करते हैं, जिससे उन्हें अद्भुत परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अगर हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता या उन्नति चाहते हैं, तो हमें अपने ध्यान या एकाग्रता की शक्ति को विकसित करना होगा। हमें सीखना होगा कि कैसे अपने ध्यान को एक बिंदु पर स्थिर करते हैं और अपने मन की शक्तियों को उस उद्देश्य की प्राप्ति में लगाते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक कला है जो सीखी जा सकती है और जिसके अभ्यास से हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। विचार या सोच एक ऐसी अद्भुत प्रक्रिया है जिसकी मदद से हम ब्रह्मांड की शक्ति का सार या एसेंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये प्रक्रिया हमें ये क्षमता देती है कि हम किसी भी प्रकार के परिणाम या सोच को अपने अंतर्मन में इतनी देर तक संभाल कर रख सकें जब तक कि वो हमारी रोजमर्रा की चेतना का एक हिस्सा न बन जाए। ये किसी भी विचार या लक्ष्य को हकीकत में बदलने की हमारी क्षमता को बहुत बढ़ा देती है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। जब हम किसी विचार को अपने मन में बार बार दोहराते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे अंतर्मन की गहराइयों में बस जाती है। ये प्रोसेस उस विचार को हमारे व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाने में मदद करता है, जिससे वो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस प्रक्रिया को सही तरीके से समझने और लागू करने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों को लगातार अभ्यास करना जरूरी है। ये सिद्धांत हमें यूनिवर्सल ट्रुथ या ब्रह्मांडिक सत्य तक पहुंचने की मास्टर की प्रोवाइड करते हैं। मानव जीवन में पीड़ा या दुख के दो प्रमुख स्रोत हैं, शारीरिक रोग और मानसिक चिंता। ये दोनों ही स्थितियां कई बार प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने से उत्पन्न होती हैं। इसका मूल कारण ये है कि अब तक हम जो कुछ भी जानते आए हैं वो अधूरा या आंशिक ज्ञान है। लेकिन अब जैसे जैसे पुराने अंधकार या अज्ञानता के बादल छटने लगते हैं, हमें नए प्रकार के ज्ञान तक पहुंचने का अवसर मिलता है। इस नए ज्ञान के साथ वो पीड़ाएं भी दूर होती जाती हैं जो अधूरी समझ के कारण उत्पन्न होती हैं। यदि हम इन मूलभूत सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो हम अपने शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं को कम कर सकते हैं। ये सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हम अपने विचारों को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की अधूरी समझ को पूरा करने का और ज्ञान को व्यावहारिक रूप से लागू करने का आह्वान किया गया है, ताकि हम स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकें। दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जो शायद हम सभी के जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन जिसे हम अक्सर अनजान बनते हैं या फिर उसकी उपयोगिता को समझ नहीं पाते। मैं बात कर रही हूँ उस अदृश्य शक्ति की जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे भगवान कहते हैं, तो कुछ इसे ब्रह्मांड की स्पिरिट या फिर सब कुछ में व्याप्त एक सार मानते हैं। लेकिन नाम जो भी हो, इस शक्ति का असर और महत्व दोनों ही समान है। देखिए, हम सभी अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ भी महसूस करते हैं, जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वो सब कुछ हमारे शरीर, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है। ये सब कुछ दृश्य है, व्यक्तिगत है और इंद्रियों द्वारा ग्राह्य है। पर एक और स्तर भी है, वो है आध्यात्मिक स्तर, जो अदृश्य है, व्यक्तिगत नहीं। ये दो अलग अलग दुनिया है, लेकिन दोनों ही हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है। व्यक्तिगत चेतना यानी कि हमारे सोचने समझने का ढंग हमें इच्छा और विकल्प की शक्ति देता है। इसका मतलब है कि हम अपनी मुश्किलों का समाधान अपने विचारों और कर्मों के द्वारा ला सकते हैं। लेकिन एक और भी रास्ता है, और वो है अवचेतन मन का रास्ता। अवचेतन मन व्यक्तिगत मन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि ये सभी सत्ता के समान प्रकार और गुणवत्ता में है और इसीलिए ये अनंत संसाधनों का अधिकार रखता है। ये हमें ऐसे परिणामों तक पहुंचा सकता है जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पास दो विकल्प होते हैं। एक तो हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं पर निर्भर रहें, जो कि सीमित हैं और गलत फहमियों से भरी हुई हैं, या फिर हम सबकॉन्शियस माइंड की
अनंत संभावनाओं का लाभ उठाएं। ये समझना जरूरी है कि ये अदृश्य शक्ति, ये अवचेतन मन हमारे नियंत्रण में है। अगर हम इसे समझने, सराहने और पहचानने की कोशिश करें तो विजुअलाइजेशन या कल्पना दोस्तों एक ऐसी शक्तिशाली प्रक्रिया है जो हमारे सपनों और लक्ष्यों को साकार करने में मदद करती है। इस प्रक्रिया में हम अपने दिमाग में एक तस्वीर या छवि बनाते हैं जो हमारे भविष्य के निर्माण का आधार बनती है। ये छवि या सांचा इतना स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए कि आपको देखकर लगना चाहिए कि वो पहले से ही आपके जीवन का हिस्सा है। तो पहला कदम है आइडियलाइजेशन या आदर्श का निर्माण करना। ये कदम बहुत ही जरूरी है क्योंकि आखिर में आप जो कुछ भी बना रहे हैं वो इस आदर्श पर आधारित होगा। आपको अपने सपने या लक्ष्य को इतना मजबूत और स्थायी बनाना है जैसे कोई आर्किटेक्ट जब कोई बड़ी इमारत का प्लान बनाता है तो उसकी हर एक डिटेल, हर एक रेखा पहले से ही तय होती है। या फिर जब कोई इंजीनियर किसी खाई को पार करने के लिए पुल का निर्माण करता है तो उसको हर एक छोटे से छोटे पार्ट की स्ट्रेंथ और जरूरत का पता होता है। इसका मतलब ये है कि आपको भी अपने मन में वही चित्र बनाना है जो आप देखना चाहते हैं। आप एक प्रकार से बीज बो रहे हैं और हर बीज बोते समय आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सी फसल चाहिए। यही है आइडियलाइजेशन। अगर कभी आपको लगता है कि आपके मन का चित्र साफ नहीं है तो डरिए मत। वापस से कुर्सी पर बैठ जाइए और चित्र को फिर से दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में हो सकता है कि योजना धुंधली लगे, लेकिन धीरे धीरे वो साफ हो जाएगी। आउटलाइन आएगी और फिर उसमें विवरण आ जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी कल्पना शक्ति आपको उन योजनाओं को बनाने में सक्षम बनाती है जो अंत में असली दुनिया में साकार होती हैं। और हाँ, कभी भी अपने आप पर सीमाएं मत लगाइए, ना ही लागत के मामले में, ना ही सामग्री के। अपनी जरूरतों के लिए अनंत पर निर्भर रहिए और उसे अपनी कल्पना में साकार कीजिए, क्योंकि पहले ये सब कुछ आपके मन में होना चाहिए, उससे पहले कि वो असली दुनिया में प्रकट हो। विजुअलाइजेशन की इस अद्भुत यात्रा पर आप अपने मन के बीज बोकर उन्हें साकार करने की शक्ति को पहचान सकते हैं। और याद रखिए, आपका भविष्य आपकी कल्पनाओं में छिपा हुआ है। ये गहरे विश्वास और आत्मविश्वास की यात्रा है जिसमें कदम दर कदम चलना पड़ता है और हर कदम पर आपको एक नई शक्ति और समझ मिलती है। जब आप ईमानदार दिल से इन निर्देशों का पालन करते हैं तो आप एक ऐसे विश्वास को विकसित करते हैं जो आपको आशीर्वाद की वस्तुओं पर, जो आंखों से देखी नहीं गई हैं, पर भरोसा करने की ताकत देता है। ये विश्वास आपको स्थिरता और साहस की ओर ले जाता है, ऐसे साहस की जो आपके अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है, बिना किसी डर या हिचकिचाहट के। ध्यान की शक्ति से आप एक ऐसे मन की स्थिति को विकसित करते हैं जिसमें आप अपने उद्देश्य को संबंधित विचारों के अलावा किसी भी अन्य विचार को अपने मन से बाहर कर सकते हैं। ये एकाग्रता आपको अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है, बिना किसी व्यवधान के। जब आप अपने विचारों को देवात्मक रूप से सोचने लगते हैं, तब आप एक ऐसे स्टार तक पहुंच जाते हैं जहां आप एक मास्टर बन सकते हैं जो अपने प्रतिष्ठित लक्ष्यों के साथ बात कर सकता है। आप अपने विचारों को इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि वो आपके जीवन में प्रकट होने लगते हैं। आपको अपने मन की दुनिया में, अपने भीतर की दुनिया में मजबूती और सुरक्षा के साथ छवि को बनाना है, तभी ये बाहर की दुनिया का रूप ले सकती है। अगर आपके पास सही सामग्री नहीं है तो आप मन की दुनिया में कुछ भी मूल्य का निर्माण नहीं कर सकते। आप जो भी निर्माण करना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है कि आपके पास सही सामग्री हो। आप खराब सामग्री से उत्तम वस्तु भी नहीं बना सकते। ये सामग्री आपके मन की शक्ति और एकाग्रता से, आपके विचारों से प्रकट होती है। अपने विचारों को इतना शक्तिशाली बना लीजिए कि वो जीवन में प्रकट होने लगे और आप एक मास्टर बन जाएं जो अपने प्रतिष्ठित लक्ष्यों के साथ बात कर सकता है। बार बार अपने मन में एक विशेष छवि को बनाकर उस छवि को अधिक स्पष्ट और सही बनाएं। ये छवि आपकी बाहरी प्रगति का आधार बनेगी
और दोस्तों, अपने मन की दुनिया में मजबूती और सुरक्षा के साथ निर्माण करना, ताकि ये बाहर की दुनिया का रूप ले सके। याद रखें, निर्माण के लिए सही सामग्री का होना जरूरी है। ये सामग्री आपके विचारों और मन की शांति से प्रकट होती है। ये भी याद रखें कि आपके मन की शक्ति और विश्वास आपको अपने सपनों को साकार करने की दिशा में अग्रसर करती हैं। आपको तो बस अपने विचारों को सकारात्मक रूप से संजोकर उन पर पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आपके अंदर की दुनिया आपके बाहर की दुनिया का आकार लेती है। इसीलिए अपने विचारों और कल्पनाओं को सही दिशा में लगाएं और देखें कि कैसे आपके सपने साकार होते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये बुक, जिसका नाम है द मास्टर की, पसंद आई होगी। मन की शक्ति पर लिखी ये किताब सच में बहुत अच्छी है। अगर वीडियो पसंद आया हो और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बस इसी आशा के साथ अब मैं आपको अलविदा कहती हूँ। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए। मिलूंगी आपसे एक नई किताब के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।